हाँ जी गाइस, तो चलिए ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं। पहले हमने अगर मैं डिडक्शन की बात करूं तो हम लोग 80C कर चुके हैं, बोलोगे फटाफट। 80G कर चुके हैं, 80GG कर चुके हैं, 3 सेक्शन कर चुके हैं। अब मैं जो करवाने जा रहा हूं ना, मैं सोचता हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है भाई। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हाँ जी, अब मैं आपको एक्चुअली में कौन कौन सेक्शन कराऊंगा इधर देखना। एक कराऊंगा 80D, एक कराऊंगा 80DD और एक कराऊंगा 80DDB। तो मैं 3 सेक्शन में करूंगा। 80D, बोलो फटाफट, 80DD, 80DDB। देखो 80D जो है ना, आप डेंजर में ना आ जाओ उससे पहले का प्रिकॉशन है। आप डेंजर में ना आ जाओ, डी फॉर डेंजर, डेंजर में ना आ जाओ उससे पहले का प्रिकॉशन है। मतलब आप बीमार हो गए तो आप डेंजर में आ जाओगे, तो आप एक काम करो, उससे पहले ही अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो, तो आप उस डेंजर में आने से पहले प्रिकॉशन ले लो। 80DDB, डबल डी, सुनो, डबल डी, डबल डेंजर भी हो चुका है और आप फंस भी चुके हो। डबल डी मतलब, अब ये डबल डी मतलब डबल डेंजर। डबल डेंजर क्या मतलब, इसको मैं बोलूंगा दिल दहला देने वाली बीमारी, दिल दहला देने वाली, कैंसर, एड्स और भी बड़ी सारी होती है, मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर, किडनी फेलियर, ऐसे किसी भी तरह की हो सकती है। तो डबल डेंजर बीमारी अगर हो चुकी है, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफाइड डिसीज। स्पेसिफाइड डिसीज हो चुकी है मान लो, तो उस केस में आपको क्या ट्रीट, मतलब क्या डिडक्शन मिलेगी खर्चे की, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। डबल डी का मतलब है डबल डेंजर है, डबल डेंजर है, पर ये एक्चुअली डबल डेंजर नहीं है। इसको मैं बोलूंगा डिसेबल डिपेंडेंट। क्या बोलूंगा? डिसेबल डिपेंडेंट। मतलब बंदा बीमार है और वो आप पे डिपेंडेंट है। मतलब डिडक्शन आपको मिलेगी, लेकिन मिलेगी किसकी वजह से? किसी और बंदे की। ये बंदा आपके ऊपर क्या है, बोलो फटाफट? डिपेंडेंट है। ये बंदा आपके ऊपर डिपेंडेंट है और ये बंदा एक्चुअल में क्या है? डिसेबल है, हैंडीकैप्ड है मान लो, हैंडीकैप्ड है मान लो। इसके लिए आप खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो इस बंदे के लिए, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, समझ रहे हो? तो आपको भाई साहब 80DD की डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपको यहां पर 80DD की डिडक्शन मिल जाएगी। समझ में आ रहा पॉइंट? देखो यार, एक सेक्शन में क्या बोला, 80D मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो पहले बीमार होने से पहले, फिर 80DD भी स्पेसिफाइड डिसीज होगी तो फिर खर्चा करोगे, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। फिर 80DD अगर कोई डिपेंडेंट है आप पर और वो डिसेबल है बेचारा और उसके लिए आप खर्चा कर रहे हो, तो डिडक्शन आपको मिलेगी। लेकिन 80DD के साथ में मैं एक एरो बनाऊंगा और यहां मैं लिखूंगा 80U। क्या लिखूंगा? 80U। मतलब ये एक बंदा है, ध्यान देना भाई प्लीज यार, ध्यान देना। 80U में क्या कहता है? ये बंदा है, क्या ये डिपेंडेंट है? खुद है, ये डिपेंडेंट है, खुद है, इस टाइम खुद है। और ये सेल्फ है, सेल्फ है, लेकिन ये भी डिसेबल है। बोलो क्या है? डिसेबल। डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, खुद है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन डिसेबल है। और ये अपने लिए क्या करता है, बोलो फटाफट? एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है, ट्रीटमेंट यार, ट्रीटमेंट। तो इसको किसमें मिलती है? 80U पे। समझ रहे हो? अगर कोई बंदा डिसेबल है, खुद डिसेबल है, अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, उसे 80U मिलती है। और अगर वो किसी और पर डिपेंडेंट है, तो जिस पर डिपेंडेंट है, जो खर्चा कर रहा है, उसको मिलती है, वो 80DD में मिलती है। ये देखो ना, ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अगर बी खुद बीमार है और अपना खुद इलाज कर रहा है तो बी को डिडक्शन मिलेगी। लेकिन बी बीमार है लेकिन वो किसी और पर डिपेंडेंट है, कोई और उसके लिए खर्चा कर रहा है, तो उस ए को डिडक्शन मिल जाएगी। आगे समझ? मजे की बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 80DD और 80U में डिडक्शन का अमाउंट सेम है, डिडक्शन का अमाउंट सेम है, बिल्कुल, बीमारी भी सेम है, लगभग सेम। वही डिपेंडेंट, वही डिसेबल है, वही डिसेबल है। लेकिन बस 80DD में आएगा तो उसको मिलेगी जिस पर डिपेंडेंट है, और 80U में आएगा तो उसको खुद को मिलेगी। बोलो समझ में आया? 4 सेक्शन के नाम मैंने बोल दिए, 80D, 80DD, 80DD और 80U, 80DD और 80U। ठीक है, क्लियर हो पाएगा? सबसे पहले मैं सेक्शन स्टार्ट करूंगा सर 80D। बहुत ध्यान देना भाई, भाई बहुत ही बेहतरीन सेक्शन। मैं कहता हूं ये सेक्शन एग्जाम में आना ही आना है। आप ये सोच लो, ऐसा हो नहीं सकता एग्जाम में ना आए। 80D मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस में से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले 80D में हाँ, तो मैं 80D शुरू कर रहा हूं। 80D प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। बताओ, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो और आप उसके लिए क्या पे कर रहे हो? प्रीमियम। और उसकी आपको क्या मिलेगी? मैं बताऊं, बड़े शहरों में जैसे दिल्ली जैसे शहर में हर बंदे ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा होता है। ये हेल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं, इसको मेडिकल इंश्योरेंस भी कहते हैं, इसको मेडिकल इंश्योरेंस भी कहते हैं। बड़े शहरों में हर आदमी ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा होता है, बिकॉज यहां पर खर्चे बहुत है मेडिसिन के। अगर आप एक बार हॉस्पिटल में पहुंच गए ना, तो भाई साहब कितने का बिल बनेगा आपको अंदाजा भी नहीं है। समझ मेरी बात? तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेना है और उसका प्रीमियम भरना है, और सरकार कहती है चिंता ना करो, हम आपको उस प्रीमियम की क्या दे देंगे? डिडक्शन दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। सुनो सुनो सुनो, ये डिडक्शन मिलेगी इंडिविजुअल को भी
और एचयूएफ को भी, मतलब एसएससी इंडिविजुअल भी हो सकता है और एचयूएफ भी हो सकता है। सुनो सुनो सुनो, वेदर रेजिडेंट और नॉट, मैंने वैसे भी इंडिविजुअल एचयूएफ लिखा था, ये तो बोला नहीं कि रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल हो चाहे एचयूएफ हो चाहे वो रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, कोई इशू नहीं है। आगे क्या सर, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, ध्यान देना बेटा, इधर देखो, इधर कितनी डिडक्शन मिलेगी, देखो डिडक्शन मिलेगी आपको अमाउंट पेड, जितना आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, या फिर 25,000 रुपए, 50 छोड़ दो एक बार, या फिर कितने 25,000 रुपए, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, एज द केस भी मे बी का मतलब है किसी सिचुएशन में 50 भी मिलती है, वो 50 कब मिलती है बता दूंगा, अभी रुक जाओ यार। सबसे पहली बात, जो एक इंडिविजुअल ना, अगर वो मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहा है, सुन लो यार, वो अपने खुद का करवा सकता है, बीवी का करवा सकता है, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, बच्चे डिपेंडेंट होने चाहिए, बच्चे क्या होने चाहिए, एलआईसी याद है वहां डिपेंडेंट नहीं लिखा था, वहां बच्चे डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहां बच्चे क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट। अब मेरी बात सुनो, मैं हूं, मैंने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, मेरा, मेरी बीवी का, मेरे बेटे का, मेरा बिल गया है 10,000, मेरी बीवी का गया है 12,000, उसकी कीमत जान की कीमत ज़्यादा है, उसका इंश्योरेंस ज़्यादा करवाया, मेरी कोई बात नहीं, वो जिंदा रहनी चाहिए, ठीक ठाक रहनी, मतलब ठीक ठाक रहनी चाहिए। 10 और 12 22, बच्चे का करवाया उसका गया है 5,000, 22 और 5 27, सुनते जाओ 27। फादर का भी करवाया है, मदर का भी करवाया है, 5,000 उनका भी दिया है प्रीमियम। अरे इंश्योरेंस तो करवा सकता हूं यार, तुम डिडक्शन ना दो। 27 और 10 37, मतलब 27 तो तभी हो गए थे ना, 10 12 और 5 27, 10 फादर के 10 मदर के 37। सरकार कहती है जी 25 देंगे हम तो मैक्सिमम डिडक्शन कितने देंगे बोलो, 25 देंगे। बताओ अगर सरकार ऐसे बोलेगी तो क्या कोई आदमी अपने पेरेंट्स का करवाएगा? नहीं करवाएगा ना, क्योंकि उनकी डिडक्शन नहीं मिल रही। जब पेरेंट्स का नहीं करवाएगा तो सरकार के लिए अच्छी बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए था कि लोग अपने पेरेंट्स का करवाते हुए डरे ना कि हमें डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, समझ रहे हो? आप बताओ सरकार को क्या करना चाहिए था? क्या यहां पर पेरेंट्स लिख देना चाहिए था तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता? अगर लिख दे तो भी बात नहीं बनती, मानो मेरी बात। अगर लिख दे, सुनो सुनो यार, अगर लिख दे तो खुद का कितना मिलता? 10 12 22 5 27 और 10 कितने होते? 37। लेकिन मिलता तो 25 ना, लिमिट तो 25 है ना। बोलो भाई फटाफट, जब लिमिट 25 है तो लोग बोलेंगे पापा क्या करवाएं आपका, रहने दो ना, मिलता तो है नहीं डिडक्शन, डिडक्शन मिलती तो है नहीं, तो हमारे खुद के 27 बनते हैं, हमें तब भी 25 ही मिलती है, आपका रहने दो। जब लोगों ने ऐसा सोच बना ली ना कि पेरेंट्स की करवाने की क्या जरूरत है, उनको डिडक्शन मिलनी तो है नहीं, पेरेंट्स का करवाए क्या करेंगे? सरकार ने बोला रुको हम लॉ चेंज कर रहे हैं, हम लॉ चेंज कर रहे हैं भाई। तू सुन, तू तेरी बीवी तेरे बच्चे, तू तेरी बीवी तेरे बच्चे, तीनों का मिलाकर कितना मैक्सिमम? 25। पेरेंट्स का अलग से देंगे, पेरेंट्स का अलग देंगे बेटा, पेरेंट्स का अलग देंगे, दोनों का मिलाकर। चाहे और पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो या नॉन डिपेंडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, तो करवा तो सही। उनका 25 अलग मिलेगा, उनका 25 कितना मिलेगा बोलो? अलग मिलेगा, अलग मिलेगा। 50 छोड़ दो एक बार, उनका 25 अलग मिलेगा। जल्दी बोलो, आज पेरेंट्स का मिल जाएगा, मिल जाएगा। आज बताओ, आज बताओ कितना होगा? मैं मेरा करवा रहा हूं 10,000, मेरी वाइफ का 15,000, मेरे सन का 5,000, सपोज डिपेंडेंट है, अज्यूम कर लेना डिपेंडेंट है, ठीक है। और मेरे फादर का 10,000, मेरी मदर का 10,000, ठीक है। तो भाई लोग कहते हैं इनको अलग करेंगे, इनको अलग करेंगे। 10 15 25 और 5 30, इसमें तो कितना मिलेगा? 25। 10 और 10 20, इसमें कितना मिलेगा? पूरा 20 मिलेगा। 10 और 10 20 कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। 25 मिल सकता है, अभी तुमने 20 लगाया तो कोई बात नहीं, 20 मिल जाएगा। तो टोटल डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? 45,000 मिल जाएगी। बोलो भाई क्लियर हुआ नहीं हुआ? बच्चे कितने भी हो डिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट। हाँ 25 की लिमिट है मैक्सिमम, खुद बीवी बच्चे 25, माँ बाप 25। अब सुनो, मान लो मैं हूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं हम तीनों करवा रहा हूं। हम तीनों में से एक बंदा सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन कौन होता है? जिसकी एज 60 साल से 60 या उससे ऊपर हो। मान लो हाँ 60 या उससे ऊपर, 80 से कम। अब 80 से ज्यादा मान लो, यहां पे कोई सीनियर सिटीजन का कंसेप्ट नहीं लिखा, तो आप एक बार उसको भी सीनियर नहीं लोगे ना। अब मान लो मेरी वाइफ की एज 62 ईयर है, वो सीनियर सिटीजन होगी। एग्जाम्पल, मैं मान लो नहीं हूं सीनियर सिटीजन, मैं लगता भी नहीं हूं ही नहीं, मेरी वाइफ सीनियर सिटीजन है, बच्चे नहीं है, बच्चे तो ऑफकोर्स नहीं है। तो बताओ हम तीनों में कोई एक बन गया ना सीनियर सिटीजन, हमारी जो लिमिट है 25 की, वो 50 की हो जाएगी। हमारी जो लिमिट है 25 की, वो कितनी की हो जाएगी बोलो? 50 की हो जाएगी। अगर एक भी सीनियर सिटीजन बन गया तो हम तीनों में से, भाई तो लिमिट है ना। फॉर सीनियर सिटीजन कितनी है? फॉर सीनियर सिटीजन कितनी मानी जाएगी? 50 मानी जाएगी, 50 होगी ना। कोई भी एक सीनियर सिटीजन, मान लो मैं क्यों मानूं? अच्छा मेरे फादर है, वो सीनियर सिटीजन है, मदर भी सीनियर सिटीजन है मान लो, लेकिन हम तीनों में कोई भी नहीं है,
हम तीनों में से कोई भी नहीं है, तो हम तीनों को 25 और उनका अलग 50, कि वो सीनियर सिटीजन है ना। अरे फादर की मदर की कितनी लिमिट है? 25, लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन हो तो उनकी भी कितनी हो जाएगी? 50, तो उनकी कितनी मिल जाएगी? 50। मान लो मैं सीनियर सिटीजन हूं, मेरे फादर भी सीनियर सिटीजन है, मेरी उम्र 60 साल है, फादर की 80 साल है, 90 साल है, तो दोनों को 50 मिलेगी। मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख मिल सकती है भाई। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है? 1 लाख तक मिल सकती है। बता दो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इफ द पेशेंट इज सीनियर सिटीजन तो कितनी मिलेगी? 50,000। मैंने पेशेंट वर्ड क्यों लिखा बता दूंगा आपको, पेशेंट नहीं लिखना चाहिए, कुछ और लिखना चाहिए, जानबूझ के लिखा है, बता दूंगा क्यों लिखा है। खैर एनीवेज 50,000 मिल जाएगी। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? अमाउंट पेड या 50, वो तो पता ही आपको, खुद का पेरेंट्स का पता ही आपको सब कुछ। ये डिडक्शन आपको मिलेगी अगर आप पेमेंट करते हो। किसको? किस चीज की? प्रीमियम। अरे प्रीमियम की, क्या ये इलाज की डिडक्शन मिल रही है या प्रीमियम की मिल रही है? अरे आप मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हो, उसका प्रीमियम पे करो, उसकी डिडक्शन, इलाज की थोड़ी ना है। नहीं समझ आया? अबे ये इलाज होने से, ये बीमारी से पहले के प्रिकॉशन है या बाद के हैं? पहले के हैं, तो पहले इलाज कराओगे? भाई मेरी किडनी निकाल दे, क्यों कलो खराब होगी तो भाई दिल निकाल दे, क्यों कलो खराब हो गया तो, ऐसा ना करेंगे। ऐसा हाँ टूट गया तो उसने देखा भाई कितनी बार टूटा हुआ है ऐसे सुनो, ऐसी बातें मत क्या करो। आगे सुनो, आपने पेमेंट किया किसी कॉन्ट्रीब्यूशन टू सीजीएचएस, क्या बोला आपने? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। बहुत सारे क्लिनिक हॉस्पिटल मिलेंगे जहां लिखा होता है अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। वो आई का भी लिखा हुआ है। वो ना एक विजन सेंटर नहीं अपने वहां पे पीतमपुरा के आसपास है, दिल्ली में पीतमपुरा। भाई आपको बता दूं, आप बोलोगे हमारे आसपास क्या, दिल्ली में एक एरिया है पीतमपुरा, वहां पे एक आई विजन सेंटर बना हुआ बहुत बड़ा। वो भी वहां पे मैंने बड़ा बड़ा लिखा देखा है अप्रूव्ड बाय सीजीएचएस। मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल में गया था, वहां देखा था अप्रूव्ड बाय सीजीएचएस। तो मतलब मेरा कहने का मतलब समझो, आप इधर देखो, इधर यार, आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया उसकी तो मिलेगी, लेकिन अगर आपने कोई सीजीएचएस स्कीम में लगाया तो भी मिल जाएगी, या फिर कोई अदर स्कीम है लेकिन वो भी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट है। पहले यहाँ पर खाली सीजीएचएस था, फिर बाकी स्कीमों ने बोला जी हमने क्या बिगाड़ा है, तो उन्होंने बोला और चीजें को हम नोटिफाई करेंगे ना वो भी इसी में आ जाएंगे। दूसरा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। आपने सुना एक वर्ड, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप? कई लोग करवा के आते हैं हर साल, हर 6 महीने में, कि भैया सारा कुछ चेक करते ठीक ठाक है, अंदर से दिखता तो है नहीं, बाहर से पता लगता क्या चल रहा है अंदर, हिसाब किताब चेक करने में पता लगता है, टेस्ट कराने में। तो कई लोग हर साल चेक करवा लेते हैं, वो खर्चा आता थोड़ा बहुत, 5,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। 5,000 रुपए का, वही लिमिट के अंदर ही है, वो 150 + 50 के अंदर ही है, ठीक है ना। पर इसकी डिडक्शन मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 5। मान लो आपने हेल्थ चेकअप कराया और 7,000 रुपए खर्च कर दिए, डिडक्शन कितनी मिलेगी उसकी? 5 कंसीडर करेंगे, 7 कंसीडर नहीं करेंगे। देखो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि जो ये प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम, चाहे आपने सीजीएचएस में लगाया है, चाहे आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, चाहे वो आपका इंश्योरेंस कंपनी है, समझ रहे हो, आपने इंश्योरेंस ही करवाया है, जैसे मैंने करवा रखा है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से, कई लोग मैक्स बूपा स्कीम से करवाते हैं, कोई किसी से करवाता है, समझ रहे हो। तो ये सब पेमेंट आपको अदर देन कैश करनी होती है। बोलो कैसे करनी होती है? ये नहीं लिखा अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस, अदर सिस्टम, एनी पेमेंट अदर देन कैश, मतलब क्रॉस चेक भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, एनी पेमेंट अदर देन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन जो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ना, ये आप कैश में भी कर सकते हो, ये आप कैश में भी कर सकते हो, समझ में आया? और ये है लास्ट वाला, अमाउंट पेड जीआईसी और आईआरडीए। ये बेसिकली प्रीमियम पे कर रहे हो आप। क्या पे कर रहे हो? प्रीमियम। जीआईसी होता है ऐसी कंपनी को पे कर रहे हो जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, या ऐसी कंपनी जो आईआरडीए के अंदर आती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मेजोरिटी कंपनीज आईआरडीए के अंदर ही आती हैं। तो आप बताओ यार, जो ये 80D की डिडक्शन है, जो हम हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन देते हैं, ये डिडक्शन खाली हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे मिलती है या उसके अलावा प्रिवेंटिव की मिलती है? प्रिवेंटिव की मिलती है, और कंट्रीब्यूशन टू सीजीएचएस की भी मिलती है। बोलो भाई, इन तीनों की मिलाकर मिलती है। आगे सुनो, पेमेंट कैन बी मेड बाय एनी मोड अदर देन, पेमेंट कैन बी मोड बाय एनी मोड, पेमेंट कैन बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। अब सुनो, फादर है, एज है 70 साल, सन है 45 साल का, और वो फादर पे डिपेंडेंट है। वो कहते थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं फिर मैं खुद कमाऊंगा, अभी मैं 45 साल का हूं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, फादर ने अपने सन का इंश्योरेंस करवाया और प्रीमियम पे किया है फादर ने अपने सन का इंश्योरेंस करवाया और प्रीमियम पे किया है फादर ने। डिडक्शन किसको मिलेगी, फादर को या सन को? मेरी बात सुनो, फादर अपना अकाउंट बना रहे हैं यहां पे, सन भी बनाएगा अपना अकाउंट। बोलो, फादर ने पेमेंट करी है इंश्योरेंस कंपनी को, बोलो भाई, और पॉलिसी किसके नाम की रही होगी? सन की रही। कल को बीमार हो तो ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए? सन का होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि डिडक्शन किसको मिलेगी?
द आंसर इज 28,000 की पेमेंट है, 28,000 की पेमेंट है। अगर आप बोलोगे फादर को मिलेगी तो फादर सीनियर सिटीजन है तो पूरे 28 की मिल जाएगी, बताओ यार। और अगर आप बोलोगे सन को मिलेगी तो कितने की मिलेगी? 25 की, क्योंकि वो तो फिर सीनियर सिटीजन नहीं है। नहीं नहीं, अगर मिलेगी तो द आंसर इज 25,000। मतलब डिडक्शन किसको मिलती है? सन को या फादर को? सन को मिलेगी। अरे डिडक्शन हमेशा पॉलिसी होल्डर को मिलती है। सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब मेरा डिडक्शन फादर को मिलेगी। एज हमेशा किसकी देखते हैं? पॉलिसी होल्डर की। एज एज डिडक्शन इसी को मिलेगी क्योंकि पेमेंट किसने की है? फादर ने। डिडक्शन फादर को मिलेगी, लेकिन 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 एज किसकी देखते हैं? एज। अब मतलब यार 50 और 25 के लिए जो एज होती है वो किसकी देखते हैं? हमेशा पॉलिसी होल्डर की देखते हैं। आगे समझ? मेरा क्वेश्चन का जवाब देना, एक मिनट इधर देखना, इधर इधर। ये याद है आपको? यहां पे लिखा था 50,000 की डिडक्शन मिलेगी अगर वो सीनियर सिटीजन है। बताओ सीनियर सिटीजन कौन है? जो प्रीमियम पे कर रहा है या जिसके नाम पे पे हो रहा है? जो जिसके नाम पे पे हो रहा है। पॉलिसी होल्डर के कौन है? पॉलिसी होल्डर मान लो मैं हूं, मेरे फादर सीनियर सिटीजन है, मैं उनकी भी प्रीमियम पे करता हूं, मैं उनका भी प्रीमियम पे करता हूं। डिडक्शन तो मुझे ही मिलेगी, डिडक्शन मुझे ही मिलेगी। मैं ये नहीं कर मेरे फादर को मिलेगी, पैसे मैंने दिए, डिडक्शन मुझे ही मिलेगी। लेकिन 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 मिलेगी कितने की? 25 की या 50 की? मेरी उम्र तो सीनियर सिटीजन नहीं है, फादर की है, पॉलिसी फादर के नाम पे लिया, पेमेंट मैं कर रहा हूं, डिडक्शन मुझे मिलेगी, लेकिन मिलेगी कितनी? 50 की, क्योंकि जिसकी पॉलिसी है एज उसी की दिखी जाएगी। बोलो यार समझ में नहीं आया? कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं, कंफ्यूज मत होना, दोबारा बोलता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जो प्रीमियम पे करेगा डिडक्शन उसको मिलेगी, लेकिन 25 मिलेगी या 50 मिलेगी ये एज पर डिपेंड करेगा, और एज उसकी देखेंगे जिसके नाम का प्रीमियम है। आगे समझ? जल्दी बोलो। कितनी पेमेंट है? सेल्फ 24, स्पाउस 3 और डिपेंडेंट 10। 24 3 27 और 10 37। बताओ पूरी 37 मिलेगी, 25 मिलेगी? 25। इन तीनों की लिमिट अलग होती है। पेरेंट्स के 9 है, कितनी मिलेगी? 9 तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 34,000। बोलो भाई क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स की एज कितनी है? 65 ईयर। इसका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं हो पाया, कंपनी ने मना कर दिया, बोले बंदा वैसे उड़ने वाला है, हम क्यों करें इंश्योरेंस? तुम तो करवा लोगे, फिर इलाज हमसे करवाओगे तो बीमार होगा। भाई नई गाड़ी का इंश्योरेंस आराम से होता है, पुरानी गाड़ी तो वैसे ही मैकेनिक के पास ही रहनी है, नई गाड़ी तो इंश्योरेंस करवा लो। समझ रहे हो? अरे सुनो यार, सुनो सुनो, इस बंदे का इंश्योरेंस नहीं करवाया। ये बंदा कौन है? मान लो बंदा खुद है, ये मतलब एक्स कोई भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई इधर देखो यार, इधर फटाफट इधर ध्यान दो, इधर। एक्स की एज कितनी है? 65 ईयर। इसका इंश्योरेंस नहीं हुआ, लेकिन एक बात बताओ, इंश्योरेंस नहीं भी हुआ तो क्या आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराओगे या करवाओगे? करवाओगे। आपका खर्चा आया 40,000 रुपये, ठीक है, और ये सीनियर सिटीजन भी है, लोग कहता है आपको 40,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ तब मिलेगी, देखो इंश्योरेंस में 80D में इंश्योरेंस की मिलती है, बोलो। लेकिन अगर कोई बंदा सीनियर सिटीजन है और उसका इंश्योरेंस नहीं हो पाया तो उसके ट्रीटमेंट की भी मिल जाएगी, उसके ट्रीटमेंट की भी मिल जाएगी। आगे समझ? लेकिन 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 ओवरऑल लिमिट जो है वो सेम रहेगी। ये मत सोचना कि 50 तो वैसे ही मिलती है, 40 ये वाले मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 90। ऐसे नहीं होगा, मैं समझाता हूं। मान लो मिस्टर एक्स है, इसकी एज है 70 साल, इसकी वाइफ है, इसकी एज है, सुनो यार सुनो सुनो, 65 साल। इसका इंश्योरेंस हो रखा है और इसका इंश्योरेंस नहीं हो रखा, ठीक है। मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है इसका 40,000 और इसका इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लिया। क्या करवा लिया बोलो? मेडिकल ट्रीटमेंट, और खर्चा आ गया 30,000। आप बताओ इस 30 की भी डिडक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये सीनियर सिटीजन है? क्या इंश्योरेंस हो रखा है पर ट्रीटमेंट हुआ है तो मिलनी चाहिए, यही मैंने बोला था, मिलनी चाहिए। पर फादर की तो, एक्स की तो वैसे ही मिल जाएगी। दोनों की लिमिट एग्रीगेट कितनी है? 50, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है ना, 50 है तो 40 और 30 कितने बनते हैं? 70। लेकिन मैक्सिमम कितने मिलेंगे? 50। लिमिट के ऊपर नहीं जाओगे आप, लिमिट के बाहर नहीं जाओगे, मैक्सिमम कितनी रहेगी? 50,000। बताओ भाई आपको 80D क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्या कह रहा है देख लो, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आपने किए 50,000, आपको डिडक्शन मिल जाएगी पूरी 50,000 की, बट ओवरऑल लिमिट ऑफ ₹50,000 विल रिमेन सेम। एज 30 ईयर्स, इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, मेडिकल एक्सपेंस 40,000, फादर की एज 93 ईयर 50,000, वाइफ की एज 10,000। ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है, आप बताना डिडक्शन कितनी मिलेगी। एक मिनट, पहले एक्स वाइफ और सन को अलग कर ले, बताओ यार।
नहीं 25 की हो, इनमें से एक बंदा है जिसकी एज सीनियर सिटीजन है, तो ओवरऑल लिमिट कितनी हो जाएगी? 50। 1 मिनट देखो, 10,000 खर्चा ये, 16 ये और 56 ये, 16 56 72 72, लेकिन डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम कितनी? 50 की। फादर की एज 50 है, इंश्योरेंस नहीं करवा रखा लेकिन मेडिकल खर्चा हुआ है, सीनियर सिटीजन है, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी खर्चे की डिडक्शन। कितनी मिलेगी? 50 की मिल जाएगी। मैक्सिमम लिमिट कितनी रहेगी? 1 लाख। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस गाइस, तो 80D मैंने कंप्लीट कर दिया। यस हाँ जी, तो अभी हमने ब्रेक के बाद सिर्फ एक ही सेक्शन किया है, क्या नाम बोलो? 80D। अब हम नेक्स्ट सेक्शन करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान देना भाई प्लीज। अब अगला सेक्शन है 80U। सबसे पहली बात, 80U जो ना, इस सेक्शन का नाम है स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, बहुत ध्यान सुनना। कोई बंदा है और वो डिसेबल है, अरे सुनो ना, कोई बंदा है और वो डिसेबल है। डिसेबल समझते हो? होता है हैंडीकैप्ड हो, हमारा डिसेबल है। अरे सुनो, वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएगा। हेलो, इधर ध्यान दो यार, इधर ध्यान दो। अब क्लास में बैठे हो, सुन लो यार, थोड़ी सी डिडक्शंस हैं, ये समझ लो। मतलब इतना बढ़िया चैप्टर कवर हो जाएगा, आपको लगेगा यार हो गया, कम से कम चैप्टर अच्छे से हो गया, ठीक है ना? तो ध्यान दो प्लीज। एक बंदा है वो फिजिकली डिसेबल है, अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, ट्रीटमेंट पैसे खर्च होंगे, लो कहता रिडक्शन मिलेगी, 80U में मिलेगी। हमने कहा जी कितनी मिलेगी? बोले 75,000 रुपये मिलेगी, खर्चा कितना भी हो। 100 रुपए का इलाज कराया पूरे साल में, सिर्फ 100 रुपए का ट्रीटमेंट करवाया, डिडक्शन कितनी मिलेगी? 75। नहीं फिक्स है, मैक्सिमम नहीं है, फिक्स है। आपने खर्चा 5 लाख किया तब भी कितनी मिलेगी? 75। अगर आप हो पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप कौन बोलो? पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब होता है जो बंदा डिसेबल है। एक आदमी की इस उंगली में खराब हो गई, क्या डिसेबल हुआ ही नहीं हुआ? हो गया, मिल जाएगी डिडक्शन 75? नहीं। वो कह रहे पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब है 40% से ज्यादा बॉडी डिसेबल है, 40% से बॉडी डिसेबल है, समझ रहे हो? और मान लो किसी की बॉडी 80% या उससे ज्यादा डिसेबल है, बहुत ज्यादा डिसेबल है, उसे कहते हैं सीवियर डिसेबिलिटी। क्या बोलते हैं? सीवियर समझ लो, ज्यादा, तो उसको मिलेगी 1,25,000 की डिडक्शन। बोलो, पर्सन विद डिसेबिलिटी अमाउंट कितना? 75। पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000, 1,25,000। और ये डिडक्शन फिक्स है। ट्रीटमेंट पे कितना खर्चा होगा दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। समझ में आया पॉइंट? सुनो बेटा, सुन लो, इधर देखो, इधर मत देखो नीचे, इधर बोर्ड पर देखो बस खाली। अलाउड टू रेजिडेंट इंडिविजुअल बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। हाँ जी मनन बेटा, इधर छोड़ दो यार, क्या कर रहे हो? मोबाइल चला रहे हो क्या? छोड़ दो, बाद में देख लेना, अभी कुछ नहीं करवाओगे राइट नाउ। इधर देख लो, ये सेक्शन हो जाएगा हाथ से। 80U अलाउड बोलो किसको है? रेजिडेंट इंडिविजुअल। पहले अगर आपको लगता है अपना हैंडीकैप्ड नहीं, अपना हैंडीकैप्ड, अपना बंदा है, मतलब एक नॉन रेजिडेंट है उसको नहीं मिलेगी, सिर्फ किसको मिलेगी? रेजिडेंट हैंडीकैप्ड को। वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। अच्छा, तो कंपनी हैंडीकैप्ड होती है, सिर्फ कौन होगा? इंडिविजुअल। बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एट एनी टाइम। अगर साल में 1 दिन के लिए वो डिसेबल है ना, और ये सर्टिफिकेट मिल जाए वो हाँ 1 दिन के लिए डिसेबल था, तो डिडक्शन मिलेगी। सुनो, सर्टिफिकेट फर्निश होना चाहिए रिटर्न के साथ, ये तो बेकार की बात है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी कितनी मिलेगी? 75,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। आपने कितना खर्च किया नॉट इंपॉर्टेंट, 1,25,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। आगे समझ। सुनो, पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? एक ऐसा आदमी नॉट लेस देन 40% ऑफ एनी डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी कम से कम 40% तो होनी चाहिए भाई, बोलो। और आगे लिखा है एज सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी। और सर्टिफाइड मेडिकल अथॉरिटी का मतलब है या तो किसी न्यूरोलॉजिस्ट ने उसे सर्टिफाई किया हो, न्यूरोलॉजिस्ट समझते हो, जो नसों के डॉक्टर, वेन के डॉक्टर, उन्हें बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। या फिर किसी सिविल सर्जन ने या चीफ मेडिकल ऑफिसर ने किया हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। डिसेबिलिटी मीन कौन सी डिसेबिलिटी कवर है? सुनो यार, मैंने ढूंढा गूगल पे, बहुत कुछ सर्च किया इसके ऊपर, इतना कुछ किताबों में नहीं मिला। डिसेबिलिटी कौन सी है? ब्लाइंडनेस, बंदा ब्लाइंड है, 80U मिलेगा। लो विजन, कम दिखता है, वो भी इसमें आएगा। सुनते जाओ। लेप्रोसी क्योर्ड, मुझे नहीं पता क्या होता है, चेक कर लेना, सुनते जाओ। हियरिंग इंपेयरमेंट, वो कई लोगों कम सुनता ना, वो कान में लगा लेते मशीन सी, हमें लगा होता है हेडफोन लगा रखे हैं, नहीं वो उनकी मशीन होती है, उन्हें कम सुनता है। हियरिंग इंपेयरमेंट। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, किसी की मोटर खराब होगी बंदे की, मतलब बहकी बातें कर रहा हूँ। लोकोमोटर ऐसे है, कोई ये बीमारी होती है, आप चेक कर लेना, मैं बीमारियों का नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ। मेंटल रिटार्डेशन, बहकी बातें कर रहे हैं। मेंटल इलनेस, पागल हो गया,
ऐसे लड़कियां बोलते हैं मेंटल सिक हो गया, पागल हो गया, एक ही बार बोले जा रहे बोले जा रहे, बोले वो जरा आई लव बोले जा रहा होता है। तो मेंटल इलनेस भाई इधर चिंते हैं, इधर बोर्ड की तरफ देखो, पीछे नहीं देखना। एंड इंक्लूड्स ऑटिज्म, अस्थमा वगैरह होता है, सेरिब्रल पाल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, भाई ये सब बीमारियों के नाम है। इन बीमारियों के केस में आपको 80U मिल जाएगा। सुनते जाओ, मीनिंग ऑफ पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी, अगर कोई 80% या उससे ज्यादा डिसेबल है तो उसे क्या बोलते हैं? सीवियर डिसेबिलिटी। इसकी रिडक्शन कितनी है? 1,25,000। बोलो 80U क्लियर और नॉट क्लियर? 80U किसको मिलती है? रेजिडेंट इंडिविजुअल को। उसको बीमारी होनी चाहिए, कोई डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तो उसको रिडक्शन मिल जाएगी 75 या 125, खर्चा कितना भी किया हो 75 या 125 फिक्स है। 80DD, अभी मैंने आपको 80D करवाया था ना, 80D क्या था? सुनो सुनो सुनो, बीमारी होने से पहले प्रिकॉशन, नहीं बीमारियों से पहले प्रिकॉशन। बीमारियों से पहले प्रिकॉशन का मतलब होता है आपने पहले इंश्योरेंस करवा लिया मेडिकल, भाई कल को बीमार हो गए तो क्यों ना इंश्योरेंस करवा ले, तो 80D था। वो कौन सा था बोलो बराबर? 80D। ये है 80DD। डबल डी का मतलब आप प्रिकॉशन नहीं ले पाए। डबल डी का मतलब पता क्या है? डबल डी का मतलब है डिसेबल डिपेंडेंट। अभी अभी मेरी बात सुनो, मैं 2 मिनट में समझा दूंगा आपको। ये एक बंदा है, ये बंदा रेजिडेंट है, बोलो कौन है? रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है। ये डिसेबल है, ये अपना ट्रीटमेंट सेल्फ करवाता है, सेल्फ खुद ट्रीटमेंट करता है, अपना करवाता है, तो इसको डिडक्शन 80U में मिलेगी, मिलेगी मिलेगी मिलेगी। सपोज करो ये बंदा डिसेबल है लेकिन अपना ट्रीटमेंट सेल्फ नहीं करवाता, ये बंदा किसी और पर डिपेंडेंट है, ये बंदा डिपेंडेंट है इस पर, और ये बंदा जो है ना ये इसका ट्रीटमेंट करवा के देता है। डिडक्शन इसको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना। इसको मिलेगी, कितनी मिलेगी? सेम मिलेगी, या तो 75,000 या फिर कितनी? 1,25,000। सेम डिडक्शन है क्योंकि ये वही सेम बंदा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये बंदा डिपेंडेंट है और सामने वाले को डिडक्शन मिल रही है तो क्या इसको 80U मिलेगी? इसको 80U नहीं मिलेगी, फिर इसको 80U नहीं मिलेगी। अगर उसको 80DD मिल रही है तो इसको 80U नहीं मिल सकती। अरे समझ गए? मुझे एक बात बता दो, एक बंदा मिस्टर बी है, मिस्टर बी है, बी बीमार है, डिसेबल है, अपना इलाज खुद कराता है, बताओ खुद डिडक्शन लेगा 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 80U मिलेगा। बी बीमार है, खुद नहीं कराता इलाज, किसी और पर डिपेंडेंट है, किसी और पर डिपेंडेंट है, तो जो करवा रहा होगा उसको मिलेगी 80DD में मिल जाएगी, 80DD मिल जाएगी, और इधर इसको 80U नहीं मिलेगा। मान लो एक बंदा बीमार है, सुनो ना, बीमार है, डिपेंडेंट है, सॉरी डिसेबल है, डिसेबल, खुद ट्रीटमेंट करता है और डिपेंडेंट भी है, वो भी इसका ट्रीटमेंट करता है। पॉसिबल है या नहीं है? अब 20-25 खुद लगा दिए, 2-3 लाख वो लगा रहे, तो भैया उसको मिल जाएगी DD में, 80U में नहीं मिलेगी। फिर 80 अगर DD मिल रही है तो कौन सी नहीं मिलेगी? 80U नहीं मिलेगी। आगे समझ? अब सुनो 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 सुनो, डिसेबल डिपेंडेंट, ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है, मैंने बनाई है ऐसी फालतू, लॉ में सिर्फ DD लिखा हुआ है, कोई फुल फॉर्म नहीं है इन सेक्शनों की, DD लिखा हुआ है। सुनो सुनो, नंबर 1 डोनेशन इन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? मेंटेनेंस कर रहे हो आप किसकी? डिपेंडेंट की, या मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो किसका? डिपेंडेंट का। कौन? जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है या सीवियर डिसेबिलिटी है। डिडक्शन अवेलेबल टू किसको मिलेगी? रेजिडेंट इंडिविजुअल, बोलो जो करवा रहा है वो भी क्या होना चाहिए? रेजिडेंट, या रेजिडेंट HUF। अगर आप डिपेंडेंट हो तो आप इंडिविजुअल पे भी डिपेंडेंट हो सकते हो, HUF पे भी डिपेंडेंट हो सकते हो। यार 80U तो सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है, लेकिन 80DD इंडिविजुअल को मिल सकती है और HUF को मिल सकती है। आ रहा समझ? सुनो सुनो सुनो, क्वांटम ऑफ डिडक्शन सेम है। अगर बंदा पर्सन विद डिसेबिलिटी 75,000 और अगर बंदा सीवियर है तो 1,25,000। ये पॉइंट आप छोड़ दो, बेकार का है। आपने जो पैसा जमा करवाया ना उसके ट्रीटमेंट का, वो आप ट्रीटमेंट भी करवा सकते हो, उसके अलावा LIC में भी लगा सकते हो। किसमें लगा सकते हो? LIC या एनी अदर इंश्योरर के साथ करवा सकते हो, स्कीम फ्रेम्ड बाय UTI। एनीवेज छोड़ दो बात को, अबे हटना। आगे देखो, कंडीशन डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको एक मेडिकल अथॉरिटी से क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट आपको रिटर्न के साथ फाइल करना पड़ेगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, क्या किसी बंदे को 80DD और 80U दोनों मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ये देखो, ये बंदा है, ये बंदा है, ये इस पे डिपेंडेंट है, जल्दी बोलना, ये हैंडीकैप्ड है, ये बंदा इसका ट्रीटमेंट करवाता है। मान लो ये खुद भी हैंडीकैप्ड है और ये अपना भी ट्रीटमेंट करवाता है और इसका भी करवाता है। आप बताओ, जब ये बंदा अपनी रिटर्न भरेगा तो अपने ट्रीटमेंट की डिडक्शन किस में लेगा और उसके वाले किस में लेगा? मिल सकती है, देख लो, मिल सकते हैं यार। अगर बंदा खुद भी हैंडीकैप्ड है और उसके ऊपर कोई हैंडीकैप डिपेंडेंट भी है, खुद का ट्रीटमेंट कराएगा 80U में मिल जाएगी और उसका करवाएगा तो 80DD में मिल जाएगी। मैंने आपको 80DD करवा दिया। तीसरा है 80DD भी, दिल दहला देने वाली बीमारी, प्रिकॉशन नहीं है, बीमारी हो चुकी है, अब इलाज कराओ, डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन प्रिकॉशन सिर्फ कब होता है? जब इंश्योरेंस करवाते हो,
हैं बोलो। 80 डबल डी बी, इधर देखो बड़ा, इधर देखो, इधर देखो, दिल दहला देने वाली बीमारी। सर एक ना रूल नंबर है, रूल है, एक रूल बना हुआ इनकम टैक्स के अंदर, आपको रूल नहीं पढ़ना। उस रूल में ना बीमारियों के नाम लिखे हैं, उन्होंने बोला इन सारी डिसीज को स्पेसिफाइड डिसीज माना गया। आप बताओ, आप यहां से पास होने के बाद डॉक्टर बनने वाले हो, आपको स्पेसिफाइड डिसीज के नाम जानने हैं, क्या करोगे जान के? पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपको क्लियर इंडिकेट कर देगा ये स्पेसिफाइड डिसीज है। फॉर एग्जांपल कैंसर, एड्स, क्रोनिक रीनल फेलियर, किडनी फेलियर है, किडनी फेलियर या हार्ट फेलियर, ऐसी सारी बीमारी स्पेसिफाइड डिसीज होती है भाई। सुनो यार, तो अगर किसी बंदे को स्पेसिफाइड डिसीज है और वो उसका क्या करवाता है, बोलो इलाज करवाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, देखो लिखा हुआ है मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उसे डिडक्शन मिलेगी। पहली बात, ये डिडक्शन रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी, खुद के लिए और डिपेंडेंट के लिए। अगर उस पर कोई डिपेंडेंट है वो उसका करवा रहा तो मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, डबल टीबी का कोई कंसेप्ट ही नहीं यहाँ पे, सॉरी, हाँ डबल टीबी में मिलेगी, खुद का करवाए इलाज या अपने किसी डिपेंडेंट का करवाए जो उस पर डिपेंडेंट है, डबल टीबी में मिल जाएगी। लेकिन ये इलाज की है और उसकी जो स्पेसिफाइड डिसीज है। रेजिडेंट एचयूएफ को मिल जाएगी फॉर एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ। डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, जो आपने एक्चुअली में खर्च किया है। बोलो कितनी मिलेगी पता आपको? ये छोड़ दो, ये बेकार की बात, आपको सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ेगा, किसी डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा, छोड़ दो। आपको डिडक्शन मिलेगी 40,000 या जो आपने अमाउंट पे किया है विच एवर इज लेस, 40,000 या अमाउंट पेड विच एवर इज लेस। और अगर बंदा सीनियर सिटीजन है, अगर बंदा सीनियर सिटीजन है जिसका इलाज हो रहा है तो कितनी मिल जाएगी? 1 लाख रुपए। तो कितनी मिल जाएगी? 1 लाख रुपए। आ गया समझ? अरे सुनो यार, एक बंदा है मिस्टर एक्स, अरे सुनो 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 सुनो, इसकी एज है 70 ईयर, इसको स्पेसिफाइड डिसीज हो गई। इसका सन है मिस्टर एस, ये मिस्टर एक्स का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है? आप बताओ सन को डिडक्शन मिल जाएगी? जो पैसे देगा डिडक्शन उसी को मिलेगी ना, 80 डबल टीबी में मिल जाएगी। सुनो, इसने खर्चा किया जी, इसने खर्चा किया है एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1,20,000 रुपए, ठीक है? और एक और बात, इन्होंने ना पहले इंश्योरेंस करवा रखा था, तो बताओ कंपनी से कुछ क्लेम आया होगा, क्लेम आया होगा ना, इंश्योरेंस क्लेम आया होगा, वो आया है 40,000 रुपए या 50,000, मान लो 50,000। अब क्वेश्चन आपके सामने है, सुन लो कैसे करना है। बताओ डिडक्शन कितनी मिलेगी? पहले डिडक्शन बोलो सर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 1 लाख, दोनों में कौन सा लेस? कितना आएगा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है? 1,20, मैं वो 70 की बात करूंगा, 1,20 और 1 लाख कितना आ गया? 1,20, ओ सॉरी, हाँ विच आर लेस 1 लाख आएगा। डिडक्शन 1 लाख की मिलेगी, आगे समझ? हाँ, जो आपको इंश्योरेंस मिला है वो माइनस हो जाएगा, कितना? 50,000, कितना आ गया? तो 70,000 टैक्सेबल हो जाएगा, सॉरी 70 की डिडक्शन मिल जाएगी नेट। अरे यार, अरे अरे वो मैं 120 समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 50 आ गया। तो आपको डिडक्शन कितने की मिली? 1 की बोलेंगे। अरे अरे डिडक्शन कितने की बोलेंगे? 1 की। 50 तो बाद में माइनस हो गए, क्यों माइनस हो गए? क्योंकि आपको क्या मिला है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस डिडक्शन हमेशा कितनी मिलेगी? मतलब विच एवर इज लेस की। सर आप क्वेश्चन गलत कर दोगे अगर आपने ऐसे कर दिया कि आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना था? 1,20 और आप बोलते हो 50,000, तो माइनस ही कर दो, क्योंकि खर्चा तो पैसे मिल ही गए, जब मिल गए तो खर्चा 1,20 का हुआ, 50 तो मिल ही गए, कितने बचे? 70,000 और 1 लाख, तो दोनों में लेस कौन सा है? तो आप बोलोगे 70 की डिडक्शन मिलनी चाहिए। बोलो ये गलत है। आपको जो 50,000 इंश्योरेंस मिला है वो आपने डिडक्शन में से माइनस करना है, और डिडक्शन पहले कितनी होगी? एक्चुअल खर्चा और लिमिट विच एवर इज लेस, एक्चुअल खर्चा और लिमिट विच एवर इज लेस, याद रहेगी बात? तो इंश्योरेंस पहले माइनस करोगे बाद में करोगे? बाद में, बाद में, बाद में। देखो मैंने बना भी ऐसे दिया, पहले आप दोनों में डिडक्शन निकालो और फिर आप लेस करना एनी इंश्योरेंस। बताओ भाई क्लियर हो गया नहीं हो गया? डिडक्शन इतनी है, डिडक्शन फाइनल यही मानी जाएगी, इनमें से जो लेस है वही मानी जाएगी, मतलब सॉरी ये तो बाद में माइनस करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस मिल गया। आगे समझ? नेक्स्ट, डिपेंडेंट कौन कौन आएगा इसके अंदर? अच्छा 80 डबल डी में लिखा था ना, आप डिपेंडेंट हो किस पे? अरे डबल डिसेबल में आप किसी पे डिपेंडेंट हो, तो डिपेंडेंट में कौन कौन लोग आएंगे? 80 डबल डी में लिखा हुआ डिपेंडेंट का इलाज है खुद का, तो डिपेंडेंट में आएंगे
इंडिविजुअल केस में स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये लोग आप पे डिपेंडेंट होने चाहिए। स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और इंडिविजुअल सिस्टर। एचयूएफ में एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ, बस डिपेंडेंट होली या मेनली होना चाहिए, दैट्स इट। एक मिनट, कौन कौन सेक्शन कर चुके हैं ब्रेक के बाद? एक मिनट, 80U प्लस 80DD एक साथ किया, देन 80DD, बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? बीमारियों वाले सारे सेक्शन कर लिए हमने ना, बोलो भाई। सेक्शन का नाम बताओ, नंबर नंबर नंबर। ई एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, कुछ है नहीं ऐसा, मैं वैसे बोल रहा हूं अपनी तरफ से। 80E लिखा हुआ वहां पे, यहां पे लिखा है ये डिडक्शन मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया है। अरे सुनो ना, आपने एजुकेशन के लिए क्या लिया है, तो ये लोन का बाद में आप पेमेंट करोगे ना या नहीं करोगे? क्या पे करेंगे आप? इंटरेस्ट वापस करोगे? अरे मेरा मतलब है लोन को आप कल को फ्यूचर में रीपेमेंट करोगे नहीं करोगे? रीपेमेंट में क्या क्या जाएगा? और प्रिंसिपल जाएगा, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80E में, समझ लो पहले, इसकी नहीं मिलती। बताओ, आपने एजुकेशन के लिए क्या लिया है? लोन। आप रीपेमेंट कर रहे हो, रीपेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट भी जाएगा, प्रिंसिपल भी जाएगा। प्रिंसिपल की डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ किसकी मिलेगी? इंटरेस्ट की। और सुनो, ये जो एजुकेशन लोन है ना, ये हायर एजुकेशन लोन होना चाहिए, हायर एजुकेशन। बताओ आपके हिसाब से हायर एजुकेशन का मतलब क्या है? 12वीं के बाद, बिल्कुल सही है, आफ्टर 12th। बोलो क्या लिखा हुआ है? आफ्टर 12th। आपने CMA करने के लिए लोन लिया है, सपोज आप बोलो सर हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैं क्यों नहीं मिलेगी? सर लोन तो लिया, पे कैसे करेंगे? पास होएंगे तो कमाएंगे ना, कमाएंगे तो वापस करेंगे, इंटरेस्ट तो तब जाएगा ना हम देंगे। मतलब ऑफ कोर्स अगर आप इंटरेस्ट दोगे नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगी भाई। बोलो यार, आपने लोन किसके लिए लिया है? हायर एजुकेशन। एजुकेशन नहीं बोलना, आप क्या बोलना है? हायर एजुकेशन। आपने लोन का रीपेमेंट कर रहे हो। अच्छा बताओ, लोन की रीपेमेंट उसी साल होगी या बाद में होगी? 2-3 साल बाद भी हो सकती है। बंदा MBA के लिए लोन ले रहा है, उसके तो लोग लेते भी है, और CMA के लिए क्या लोगे लोन यार? 20-25 हज़ार का कोर्स ही होता है। लेकिन MBA वाली फीस सुना आपने, बहुत बड़ी बड़ी फीस होती है MBA की, MBBS की, MD, ये जो डॉक्टर्स की फीस होते हैं बड़ी महंगी होती है फीसें। आपने उनके लिए लोन लिया है, कल को आप भाई MBA बन जाओगे, आप कमाओगे, तभी तो पे करोगे ना। अरे सुनो यार, तो पहली बार जब आप पे करोगे ना, इन द ईयर ऑफ पेमेंट, पहली बार जब आप पे करोगे तो जो फर्स्ट इंटरेस्ट जाएगा ना, फर्स्ट इंटरेस्ट आप पे करोगे, उसी साल से आपको क्या मिलनी शुरू हो जाएगी? डिडक्शन। ऑफ कोर्स यार, आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलनी है, तो जब इंटरेस्ट पे करोगे तब डिडक्शन मिलेगी। तो इंटरेस्ट लोन वाले साल में मिलेगी या पेमेंट वाले साल में मिलेगी? पेमेंट वाले साल में मिलेगी। पहली बार जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे ना, डिडक्शन मिलेगी, और फिर ये मैक्सिमम आपको 8 साल तक मिलेगी। मेरा कहने का मतलब है, जब भी आप लोन रीपे करना शुरू करो इंटरेस्ट के साथ, वो 8 साल में खत्म कर देना। उसके बाद लोन लेने से नहीं, पेमेंट की स्टार्टिंग से, क्योंकि पहली डिडक्शन कब मिलेगी? जब पहली पेमेंट करोगे, फिर 8 साल तक मिलेगी। पहला वो जब पेमेंट करोगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 साल के अंदर पेमेंट कर देना, डिडक्शन मिल जाएगी। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा, अगर आप 8 साल से भी ज्यादा टाइम लगाते हो पे करने में, तो क्या 9वें साल डिडक्शन मिलेगी? नहीं, फिर नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। आगे समझ? ये एजुकेशन लोन आप किस किस के लिए ले सकते हो? सेल्फ, स्पाउस, वाइफ ले रही है हायर एजुकेशन, आपने वाइफ के लिए हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है। अच्छा, पढ़ाओ लिखाओ, वाइफ को पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, फिर कर दो शादी उसकी। सेल्फ के लिए वो बोलो फटाफट, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, चिल्ड्रन के लिए सुन लो, चिल्ड्रन के लिए ले सकते हैं ना। और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो, अगर कोई स्टूडेंट है और आप उसके लीगल गार्जियन हो, कई बच्चे तो मामा के यहाँ पढ़ते हैं, मामा देखभाल करते हैं उनकी, है ना, तो उस स्टूडेंट के लिए आपने लोन लिया तो भी मिल जाएगी। तो बताओ किस किस के लिए मिलेगी लोन डिडक्शन? खुद के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, और किसी स्टूडेंट के लिए, अगर आप उसके क्या हो? लीगल गार्जियन हो। अब देखो भाई, मैं आपको दिखाता हूं। नंबर 1, अवेलेबल टू, हालांकि यहां पे इंडिविजुअल लिखा है, पर आप बताओ इसमें रिलेटिव भी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? साथ में आ जाएगा ना, वो अभी आगे आएगा। डिडक्शन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ, बोलो क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ एससी हिमसेल्फ और हिज स्पाउस और हिज चिल्ड्रन, और स्टूडेंट भी आएगा थोड़ी देर में। लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम बैंक ऑन विच BRA 1949 अप्लाइज, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज, और अप्रूव्ड चैरिटेबल। भाई दोस्त से लोन लिया ना, डिडक्शन नहीं मिलेगी। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन।
एक बार एग्जाम में आया था, दोस्त को इंटरेस्ट पे किया, फ्रेंड से लोन लिया था, डिडक्शन नहीं मिलेगी। या तो अपने बैंक से लिया हो या आपने किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया हो। बोलो 80E का अगर आपको डिडक्शन लेना है तो या तो आपने किसी बैंक से लिया हो जिसके ऊपर BRA एक्ट लगता हो, बोलो यार। और हायर एजुकेशन का मतलब क्या है? एनी कोर्स ऑफ स्टडी परस्यूड आफ्टर पासिंग द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ये 12 होता है, 12वीं करें ना सीनियर सेकेंडरी। आगे सुनो, रिलेटिव में आएगा इंडिविजुअल, मींस स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ दैट इंडिविजुअल, उसी के बच्चे होने चाहिए, या फिर कोई स्टूडेंट जिसके लिए वो इंडिविजुअल कौन है? लीगल गार्जियन। अरे सुनो यार, जिसका इंडिविजुअल क्या है? लीगल गार्जियन। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी मिलेगी? इंटरेस्ट की, कोई लिमिट नहीं है, अमाउंट नहीं है, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द, जितना आप एक्चुअल पे करोगे। अच्छा, इंटरेस्ट ड्यू की मिलेगी, पेड की? पेड 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 पेड, सुन रहे हो? पेड की मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी ईयर्स के लिए मिलेगी? 8 ईयर्स। मैक्सिमम कितना बता दो, कितना साल मिलेगी? 8 ईयर। स्टार्ट कहां से होगी? पहली पेमेंट से, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पेमेंट। ठीक है, लो जी 80E हो गया है। 80E में मैंने दोबारा लिखा है, रिलेटिव का मतलब कौन कौन होता है बता ही दिया आपको। हायर एजुकेशन का मतलब क्या था वो बता दिया आपको, 80GGB। कौन कौन सेक्शन करवा दिया मैंने? 80C करवा दिया, G करवा दिया, डबल G करवा दिया, D करवा दिया, डबल D करवा दिया, डबल DB करवा दिया, 80U करवा दिया, 80E करवा दिया। बोलो भाई, आ रहा समझ? अब आ गया 80GGB। दो सेक्शन करवाऊं एक साथ, 80GGB और 80GGC। सुन लो, इलेक्टोरल ट्रस्ट का नाम सुने? बड़ा पंगा चला है। सुनो, पॉलिटिकल पार्टी ने एक गेम खेली, और मैं गेम एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पॉलिटिकल पार्टी ने एक गेम खेली कि अगर आपको हमें डोनेशन देनी ना, आप हमें डायरेक्ट भी दे सकते हो और चाहो तो इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू भी दे सकते हो। आगे समझ? वो इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू दोगे ना, वो भी अल्टीमेटली किसके यूज के लिए रहेंगी? पॉलिटिकल पार्टी के ही यूज के लिए होती है। सुनो इधर देखो, अगर कोई इंडियन कंपनी, अरे यार इधर देखो यार, अगर कोई इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट में डोनेशन देती है तो उस इंडियन कंपनी को उस डोनेशन की कितनी डिडक्शन मिलेगी? 100%। लेकिन सेक्शन कौन सा रहेगा? 80GGB में, 80GGB में। आगे समझ? भाई मैं आम आदमी पार्टी को 10 लाख रुपए डोनेशन देने वाला हूं, एग्जाम्पल है यार मैं देने वाला किसी पार्टी को है? मैं बीजेपी को, बीजेपी बोलेंगे भाई हम, बीजेपी वाले भक्त नाराज जाएंगे हमारे ना, मैं बीजेपी को 10 लाख की डोनेशन देने वाला हूं। आप बताओ, मैं पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा हूं, डिडक्शन मिल जाएगी। बस शर्त एक है, मैं कैश में नहीं दूंगा 1 रुपया भी, 1 रुपया भी। अमाउंट पेड की डिडक्शन तभी मिलेगी जब मैं 100% डिडक्शन मिलेगी, लेकिन वो तब मिलेगी अगर पेमेंट इज मेड अदर देन कैश। चेक से पे कर लो, क्रॉस चेक से कर लो, बिल चेक से कर लो, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कोई चक्कर नहीं है, बस कैश मत देना। आगे समझ? तुम बोलो जी। मैंने कहा बोलो, अच्छा वो तो एग्जांपल दे रहा हूं यार। अच्छा ये लो 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 तुम 80G, तो मेरे को 80GGC में मिल जाएगी। क्या लिखा है? एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और इंडियन कंपनी भी अदर देन आ जाएगा। तो मैं कौन सेक्शन में आ जाऊंगा? अगर इंडियन कंपनी देगी तो 80GGB आएगा, और अगर अदर देन इंडियन कंपनी होगा तो कौन सा आ जाएगा? 80GGC आ जाएगा। सेम अमाउंट है, सेम परसेंटेज है, सेम कंडीशन। बताओ भाई क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, तो डिडक्शन मिलेगा आपको 80GGB में या 80GGC के अंदर। आगे समझ? लो जी मैंने 2 डिडक्शन और करवा दी। वाओ, नेक्स्ट कौन सी है? अरे सेम है, इंडियन कंपनी डोनेशन देगी तो 80GGB, अदर देन इंडियन कंपनी तो 80GGC। हाँ जी आगे सुनो यार, आगे सुनो यार, ऐसी 80TTA, ठीक है 80TTA। सुन लो भैया, मैं बैंक में पैसा जमा करवाता हूं, सेविंग ब्याज आता है। बोलो, हिंदुस्तान में 90% लोग बैंक में पैसा रखते थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा सेविंग वाला, उस पर क्या आता है? ब्याज। अगर पूरे साल का ब्याज 10,000 रुपए तक है तो आपको 80TTA में डिडक्शन मिल जाएगी। करो ऐश, सेविंग पे करो ऐश। डिडक्शन कितने तक मिलेगी बोले बताओ? सेविंग पे करो ऐश, डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की कितने तक? 10 तक। 10 तक। सुनो अगर, लेकिन ये किसको मिलेगी? इंडिविजुअल को मिलेगी, अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगी। अपना बुढ़ा अगर बैंक में जमा कराएगा सेविंग में और उसमें ब्याज आएगा तो नहीं मिलेगी TTA में, वो कहीं और मिलेगी, वो कहीं और मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। अच्छा अगर आप कराओगे तो आपको मिल जाएगी? मिल जाएगी। FD में कराओगे तो आपको मिलेगी? नहीं, FD नहीं आता इसमें, सिर्फ सेविंग लिखा हुआ है। बोलो क्या लिखा हुआ है? सेविंग। सुनो, अगर आपने डिपॉजिट कराया है सेविंग अकाउंट में तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम कितनी? 10,000। मैक्सिमम कितनी? 10,000। ये पैसा आपको कहां से मिल सकता है? बैंक में करवाया आपने सेविंग, या आपने टू विच BRA एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट,
या आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवाया है, वहां भी लोग जमा करवाते हैं, ठीक है, जो इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक है या कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोऑपरेटिव नहीं होता सहकारी बैंक, हरे रंग वाले, अरे कई बैंक देखा हमने ग्रीन कलर के होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होता है, वो लैंड मॉर्टगेज वाला बैंक हो या लैंड डेवलपमेंट वाला, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा पोस्ट ऑफिस। अरे सुनो ना यार, आपने किसी बैंक में जमा कराया, आपने किसी कोऑपरेटिव बैंक में करवाया और आपने किसी पोस्ट ऑफिस में जमा करवाया, सेविंग में करवाया, इंटरेस्ट आया 10,000 रुपए तक, क्या मानेंगे? माफ। और अपने बुड्ढों को नहीं मिलेगी। आगे समझ। 80 डबल टी बी 80 सॉरी 80 डबल टी ए डबल टी बी डबल टी आता आपको, कर चुके हो, जल्दी बोलो। 80 डबल टी फाइनेंस एक्ट 2018 से अमेंड किया है। फाइनेंस एक्ट 2018 तक, मतलब उससे पहले तक सबको मिलती थी, अपने बुड्ढों को भी मिलती थी, उन्हें निकाल दिया। हमें लगा यार क्या यार, सीनियर सिटीजन को बाहर कर दिया, उनके लिए अलग बना दिया 80 डबल टी बी। सुनो सुनो, आप अलग लाइन में खड़े होइए, आप बुढ़े लोग हैं, इधर कहां खड़े हो? ये जवान लोग हैं, इनका क्या है? कोई कोई 3-4 लाइन छोड़ के कोई पीछे कोई लड़की खड़ी हुई, पीछे खड़े होने द्वारा, इन्हें क्या लेना? इन्हें कौन सा घर में जाना है? सुनते हो एसएससी कौन आएगा इसके अंदर? इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, बता दिया ना आपको। एप्लीकेबल ओनली फॉर रेजिडेंट, सुन तो लो यार, इंडिविजुअल के लिए ना, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। पर सीनियर सिटीजन अगर रेजिडेंट है तो नहीं है, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन नॉन रेजिडेंट है तो यही मिलेगी 80 डबल टी। अपने बुढ़े को टीटीबी में डाला है, अंग्रेज बुढ़ा इधर आ जा तू, समझ रहे हो मेरी बात? सुनो कितनी मिलेगी सेविंग में, कितना मिलेगा डिडक्शन, कितने का मैक्सिमम? 10,000 रुपए का। अब सुनो, बुढ़ों को ले आ गया, अपने बुढ़े, बुढ़ा नहीं अपना बुढ़ा, रेजिडेंट। बोले सुनो भाई, तू रेजिडेंट है, तेरे को ब्याज की डिडक्शन मिलेगी, चाहे सेविंग हो चाहे एफडी हो। मजे, इनको तो एफडी के ब्याज की भी माफ है, हमें तो सिर्फ कौन सा वाला माफ था? सेविंग वाला। इन्हें तो एफडी के वाला ब्याज भी माफ है, और मैक्सिमम डिडक्शन 50,000। हमें कितनी थी और इन्हें कितनी मिलेगी? अब ऐसे मत सोचना कोई सीनियर सिटीजन हो वो सोचे 10 टीटीए में ले लेता हूँ, 50 इधर ले लेता हूँ। अपना बुढ़ा चलाक नहीं होना चाहिए, उसके दिमाग में 10 उधर 50 इधर, अगर इधर आ गए तो उधर नहीं मिलेगी। मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 50। बोलो 80 डबल टी बी क्लियर और नॉट क्लियर? टीटीबी किसको मिलती है? बोले आप टीटीबी बताओ किसको मिलती है? नहीं, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट सीनियर, अपना बुढ़ा। सेविंग में मिलेगी ब्याज की या एफडी के भी, दोनों के मैक्सिमम डिडक्शन। उधर जाओगे तो इनको छोड़ दो, बाकी को उधर मिल जाएगी और 10,000 तक मिलेगी, और खाली सेविंग वाला मिलेगा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। रॉयल्टी की डिडक्शन है, बुक्स। पहली बात, अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल ओनली, अपना बंदा, अपनी बंदी, मेरे बंदी नहीं, अपनी बंदी। सुन लो, रेजिडेंट इंडिविजुअल ओनली। हु इज द ऑथर? ऑथर को मिलती है, चेतन भगत को मिलेगी? मिल सकती है, मिल सकती है ना। आज मेरी 5वीं चाय है सुबह की, आज मैंने लाइन लगा दी चाय की। ऑथर को सुनो यार, सुनो इधर, ऑथर को मिलेगी पता कौन सी बुक? या तो लिटरेचर, सुनो ना आपने बुक्स, अरे सुनो यार, लिटरेचर की बुक्स होती है ना, या आर्टिस्टिक नेचर की बुक्स होती हैं, या स्पेसिफिक साइंटिफिक नेचर की होती है। अच्छा, आपने एक मूवी देखी है बागवान? झूठी थी वो फिल्म, एकदम झूठी फिल्म थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हस्बैंड और वाइफ अलग रहते हो और हस्बैंड रोए। ये कौन सी फिल्म होगी भाई? बकवास। और अमिताभ बच्चन को तड़पता है, वो तो कोई बात नहीं, वो अपनी बीवी के लिए। सोचो बंदा कितना, मतलब यार फिल्म झूठ का भी हाथ। और सोचो उस बंदे ने बुक लिख दी, उस बंदे ने उसके ऊपर बुक लिख दी। देखा था आपने फिल्म? देखी नहीं देखी? ऐसा, वैसे मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं कभी आपको लगता है मैं ऐसे बोल देता हूँ, लेकिन मैं सच सुनाता हूँ, कई बार कुछ बातें सच होती हैं। तो बड़ी पुरानी बात है, मेरी एक फ्रेंड थी, तो बस थोड़ा थोड़ा सही चल रहा था, तो वो करी मैं ना अमरनाथ जाना है मुझे, शादी से पहले। बात भी है तो पहले बोलूँगा, सुन ले। तो उसने आना था अमरनाथ। अब अमरनाथ बहुत दूर है ना, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता था उस टाइम, अब पता नहीं आता नहीं आता है, लेकिन उस टाइम नेटवर्किंग सिस्टम नहीं था वहाँ पे। तो मैंने ना, वो गई 7 दिन के लिए, मैं खुश था, गई बढ़िया है, और लोगों से मिलेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, लेकिन मुझे टेंशन आते ही 400-500 क्वेश्चन पूछेगी। मैंने कहा कि भाई साहब
जिस दिन उसे आना था ना, उससे एक रात पहले ही बैठ के एक रजिस्टर लेके आया बढ़िया सा, और उसका हेडिंग लगाया लाइफ इज हेल विदाउट यू, टाइटल लाइफ इज हेल विदाउट यू, और पूरे रजिस्टर को ना भर दिया कि आज पहला दिन है, मैंने कैसे बिताया, फिर पेन चेंज कर लूं बीच में, जानबूझ के ऐसा लगे नेक्स्ट डे लिखा है, मतलब वो 25-30 पेज भर के उसको पूरा बुक फॉर्म बना के जब वो आई मैंने दिया, मैं देख मैं कैसे मैंने तेरे पर, कहती वाह, ऐसे करके वो बड़ी मतलब हैरान हुई। तो बता रहा हूं, फिर भाई टाइम निकल गया, वो अपने घर हो गई, मैं अपने घर हो गया, सुनो सुनो, सब ब्रेकअप सब टूट टाट गया। फिर बड़े सालों बाद वो मुझे मिली, अभी कुछ टाइम पहले, वो ऐसे मेरी कोई बात हुई इस पे इंस्टा वगैरह पे, तो बोली मिलते हैं, मैंने कहा ठीक है। मैं उसको मिलने गया थोड़े दिन पहले, मैंने उसे बोला मैं एक बात बोलूं, कहती क्या, मैं कहा याद है मैंने एक बुक लिख के दी थी लाइफ इज हेल विदाउट, करे हाँ, मैंने वो एक ही रात में लिखी थी मैंने कोई मैं 7 रातों में नहीं लिखी, वो एक ही दिन में मैंने कंप्लीट की थी। तो ऐसा होता है, ये तो मतलब यार अमिताभ बच्चन वाली कहानी तो झूठी है, आई डोंट बिलीव। अच्छा बताओ, अमिताभ बच्चन बुक लिखता है, उसको पहला चेक मिलता है रॉयल्टी का 10 लाख रुपए, याद है आपको? आप बताओ अमिताभ बच्चन को डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? भाई अगर वो बुक लिटरेचर, आर्टिस्टिक नेचर या साइंटिफिक नेचर की तो मिलेगी ना, तो भी नहीं मिलेगी। सुनो क्यों, लोग कहते हैं रॉयल्टी इनकम मस्ट बी हिज, बोलो फटाफट बताओ, अमिताभ बच्चन का बिजनेस था या अदरवाइज था? लिखती तो उसको कोई डिडक्शन ना मिलने वाली। अगर आप ऑथर हो और बुक लिखना आपका प्रोफेशन है, तो और उसकी इनकम आपकी पीजी में आती है, और बुक इस नेचर में से किसी एक नेचर की है, तो भैया जो आपको रॉयल्टी मिलेगी ना, उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। सुनो सुनो, रॉयल्टी 2 तरीके से मिल सकती है, अरे बताओ ना, लमसम या इंस्टॉलमेंट। लमसम कैसे मिलती है? मैंने एक बुक लिखी, मैं पब्लिशर के पास गया, मैंने कहा ये बुक मैंने लिखी है, छापो बेचो जितनी मर्जी, मुझे 20 लाख रुपए दे दो। मैं कहा जितनी मर्जी छापो जितनी मर्जी बेचो, मुझे 20 लाख दे दो। मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, अगर मैं उसे बुक लिख दूं जितनी मर्जी छापो जितनी मर्जी बेचो, एक बात तो मुझे पैसे मिलेंगे 20 लाख, डिडक्शन मिलेगी 3 लाख। इसमें मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है? 3 लाख। ये रॉयल्टी कौन सी थी, लमसम या परसेंटेज? लमसम। लेकिन अगर मेरी रॉयल्टी मिलती है परसेंटेज, अरे सुनो ना, अगर रॉयल्टी किसे मिलती है तो एक कंडीशन एक्स्ट्रा है कि जो परसेंटेज मुझे मिलेगी ना, वो बुक वैल्यू जो मेरी सोल्ड होगी टोटल, उनके 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जितनी बुक मेरी बिकेंगी उसकी वैल्यू का 15%, बोलो, उसके 15% से ज्यादा परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, इधर देखो, पहले क्वांटम ऑफ रिडक्शन के लिए क्या लिखा है, 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम और 3 लाख विच एवर इज लेस। ये तब है जब आपको रॉयल्टी किसमें मिलती है, बोलो, लमसम में, ठीक है। अब सपोज करो आपको मिलती है इंस्टॉलमेंट्स में, इंस्टॉलमेंट नहीं बोलूंगा, क्या मिलती है, बुक वाइज। ऐसी होती है बुक वाइज रॉयल्टी, जितनी बुक मिलेगी उतनी, और मुझे ये बोला गया आपको ना 25% मिलेगी रॉयल्टी। तो मान लो मेरी वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, इधर देखो इधर, मेरी वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड है मान लो 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख का 1.5 लाख, 15% कितना होता है, 1.5 लाख। तो मेरी रॉयल्टी जो है ना वो 1.5 लाख तक रहेगी। वैसे कितनी होनी चाहिए थी, मिली कितनी होगी मुझे, मिली कितनी होगी, 10 लाख का 2.5%, 25%। नहीं समझ रहे हो, सुन नहीं रहे हो यार। आप बताओ पहले तो मुझे अगर लमसम मिले रॉयल्टी, वन टाइम मैंने बुक लिख दी, बोले भाई साहब ये लो पैसे, काम खत्म, तो जितनी मर्जी मिल जाए वो उसका जो भी मुझे मिलेगी उसका 100% और 3 लाख विच एवर इज लेस। सपोज करो मुझे 10 लाख रॉयल्टी मिली, 10 लाख और 3 लाख विच एवर इज लेस। एक दूसरा केस है कि मुझे बुक वाइज रॉयल्टी मिलती है और डिसाइड ही होगा कि मुझे पर बुक कितने पैसे मिलेंगे, 25%। जितनी बुक बिकती जाएगी उसके 25% मुझे मिलते जाएगा। सरकार कहती है रुको ऐसे नहीं होगा, बताओ कितनी बुक बिकी है, मैंने पूरे साल में 10 लाख की बिकी है, तो मुझे 2.5 लाख मिले होंगे, 2.5 लाख मिले भी होंगे, 2.5 लाख मिले भी होंगे। लेकिन जब टैक्स डिडक्शन निकालेंगे ना, तो हम 2.5 लाख नहीं करेंगे, 10 लाख का मैक्सिमम कितने परसेंट करेंगे, 15। 10 लाख का मैक्सिमम कितने परसेंट करेंगे, 15। कितना हुआ, 1.5 लाख और 3 लाख, और 3 लाख अलग है, वो तो सेम रहेगा। या तो 100% रॉयल्टी इनकम लेंगे या 15% ऑफ बुक वैल्यू सोल्ड लेंगे, या 100% रॉयल्टी इनकम लेंगे या 15% ऑफ बुक वैल्यू सोल्ड लेंगे। कंपेयर कितने से करेंगे, 3 लाख, कंपेयर 3 लाख से करेंगे, विच एवरेज क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा, विच एवरेज लेस। सपोज मेरी बुक 50 लाख की बिकी, बताओ 50 लाख का 15%, 7.5 लाख, 7.5 लाख और 3 लाख, विच एवरेज लेस कितनी, 3 लाख। मैक्सिमम डिडक्शन 3 लाख ही रहेगी। बताओ भाई क्लियर हुआ नहीं हुआ? इधर देखो, इधर देखो, वैल्यू ऑफ बुक्स कितनी है, 10 लाख, रॉयल्टी कितनी मिल रही है, 1.80, बाहर में गई रॉयल्टी। आप बताओ डिडक्शन कितनी मिलेगी, 10 लाख का 15%। मैं ये मान लो ये बुक वाइज है, ये बुक वाइज है, ये बुक वाइज है, तो ये आपको मिल कितनी मिलेगी, 18%। तो आपको 18 मिलेगी, 15 कितना आएगा, 15 कितना आएगा, 1.5 लाख और 3 लाख, 1.5 लाख और 3 लाख, डिडक्शन कितनी मिलेगी बोलो, 1.5 लाख और 3 लाख। इसको छोड़ो, रॉयल्टी कितनी, छोड़ दो, 1.5 लाख और 3 लाख, विच एवरेज लेस कितनी आएगी, 1.5 लाख, ठीक है।
15% से ऊपर इग्नोर करनी है आपने। हाँ हाँ हाँ, सुनो सुनो, आपने रॉयल्टी मिली है। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है हमारी बुक्स इंडिया के बाहर बिक रही हो? ऐसे भी लिख लेते हैं हम, वाह हमारी बुक कहां बिक रही है? अगर हमारी बुक इंडिया के बाहर जा रही है तो हमें रॉयल्टी मिल रही है। बताओ, रॉयल्टी इंडिया से मिल रही होगी, बाहर से मिल रही होगी? बाहर से मिल रही होगी ना फ्रेंड? बोलो। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, सरकार किस में इंटरेस्टेड है? अब सरकार को डिडक्शन में इंटरेस्ट है या फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट है? सरकार क्या चाहती है, जो बाहर से पैसा आएगा बुक का, वो टाइमली आए या लेट आए? इधर देखो, अगर आपको रॉयल्टी मिलती है इंडिया के बाहर, जिसे आप इंडिया में अगर ले आते हो 6 महीने के अंदर अंदर, जो रॉयल्टी आपकी बनती है ना, वो इंडिया में ले आनी है आपको 6 महीने के अंदर अंदर। 6 महीने कहां से? एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। अरे यार, हमारा प्रीवियस ईयर एंड कब होता है? मार्च 24 तक जितनी भी बुक्स बिकी है उसकी जो रॉयल्टी बनती है ना, 30 सितंबर तक आ जानी चाहिए इंडिया में। 30 सितंबर तक आ जानी चाहिए। अगर 30 सितंबर तक आ गई, तो आपको रॉयल्टी इनकम की डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर 30 सितंबर से लेट होगी तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। बताओ, आप रॉयल्टी की इनकम इंडिया में कितने टाइम में ले आओगे? 6 महीने, अगर वो इंडिया के बाहर वाली है। आ गया 80, क्योंकि है नहीं, किसी में भी हो कोई दिक्कत। फॉरेन करेंसी में, इंडिया से बाहर से पैसा आता तो कैसे आता है? फॉरेन करेंसी में आएगा ना, फॉरेन करेंसी में लाओगे ना। आगे सुनो, 80EE सुनते जाओ, थोड़ी सी डिडक्शन आएगी, 3-4 बस खत्म है। 80EE, इधर देखो, इधर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन लोन लेके खरीदी है। सुन लो यार, हाँ हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ब्याज 24 सेक्शन में। सुने जाओ, आप लोन की रिपेमेंट करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट की तो कोई टेंशन नहीं, 80C में जाता है, वो आपको याद होगा, याद है? और इंटरेस्ट किस में जाता है? हाउस प्रॉपर्टी में। बताओ यार, कितना जाता है इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में? सर, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हो तो मैक्सिमम कितना जाता है? 2 लाख या 30,000, और लेट आउट हो तो जितना इंटरेस्ट सारा जाएगा। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मिल जाएगा डिडक्शन। इसमें मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2 या 30, डिपेंड करेगा। सुनो यार, सुनो, 2 या 30 मिलेगा मैक्सिमम। अरे सुन लो यार, सपोज करो आपका इंटरेस्ट बनता है 2,40,000, तो आपको मैक्सिमम कितना मिल पाएगा? 2 लाख। बोला 40/80EE में ले लो, 40/80EE में ले लो, मतलब मैक्सिमम कहां तक? 50 तक। अगर आपका 2,60 बनता है इंटरेस्ट, तो 2 लाख वहां मिल जाएगा, और ऊपर का 60,000 में से 50,000 आपको 80EE में मिल जाएगा। आप बताओ, सरकार आपको मकान दिलवा के मानेगी नहीं मानेगी? कह रही है दे दो, ले लो ना मकान, इंटरेस्ट की टेंशन है, डिडक्शन देंगे ना। आपने कहा 2 लाख की मिलती है, बोले 50,000 की और दे देंगे, ऊपर 50 की और दे देंगे, 80EE में दे देंगे, उधर नहीं मिलेगी तो इधर दे देंगे। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? अब सुनो, लेकिन 80EE में एक प्रॉब्लम है छोटी सी। इधर देखो, 80EE की ना डिडक्शन आपको तो मिलेगी अगर आपने लोन लिया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से। आप बोलोगे सर यहीं से लेंगे, फाइनेंस कंपनी से लेंगे, बैंक बुक से लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? ये कोई खास कंडीशन है सर। इसकी आपको तभी मिलेगी जब आपका लोन सैंक्शन हुआ है। सैंक्शन बोल रहा हूं, सैंक्शन अप्रैल 16 से मार्च 17 के बीच। अच्छा, क्या आज भी वो लोन चल रहा होगा जो आपका अप्रैल 16 से 17 के बीच हुआ था? तो आज भी आपको 80EE मिल रहा होगा, हर साल इंटरेस्ट आप पे करते हो। बोलो, 2 लाख तक का ब्याज वहां मिल रहा होगा 24 में, और बाकी ऊपर का 50,000 तक कहां मिल रहा होगा? 80EE में। बोलो, आपका लोन जो है ना वो 35,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 35 लाख से, 35 लाख से अमीरों के लिए, गरीबों के लिए? गरीबों के लिए। 35 लाख तक के लोन लियो चलेगा। बोलो, और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मान लो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख है और आपने 20 लाख का लोन लिया, 25 लाख का लिया, 30 लाख का लिया, इट्स ओके, इट्स ओके। अब मुझे क्वेश्चन दो, और एसएससी के पास अपना घर नहीं होना चाहिए जिस दिन लोन लिया था, ठीक है, वो तो इसलिए कि सिर्फ डिडक्शन के लिए मकान ना खरीदो आपने। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो, जो आज लोन करवाएंगे सैंक्शन, उनको मिलेगी 80EE? नहीं मिलेगी ना। इन्होंने एक नया सेक्शन बना दिया 80EE। कुछ नहीं है, 80EE और EE 2 सेक्शन ऐसे बने हैं। पहले तो 80EE क्यों बना? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। 80EE क्यों बना? आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन चाहिए, 2 तक मिल रही थी, 2 से ऊपर नहीं मिल रही थी, तो ले लो यार 50 की और ले लो। 80EE क्यों बना? 80EE क्यों बना? क्योंकि सर वो लोन तभी मिलती है, लोन सैंक्शन कहां से कहां हो? अप्रैल 16 से मार्च 17। अप्रैल 16 से मार्च 17 का लोन तो मिलती है। अब हमारा लोन तो आज सैंक्शन हो रहा है, हमें कैसे मिलेगी? तो उन्होंने बोला देखो, जो 80EE में आएगा ना, यानी कि जिसका लोन 1/17 के बाद होगा, उसको यहां मिलेगी। पर इन्होंने यहां एक और मजेदार काम कर दिया,
वो जो थी ना एक्स्ट्रा डिडक्शन 50,000 की, यहां इन्होंने 1.5 लाख की कर दी। कितने कर दी? 1.5 लाख की। सुनो सुनो सुनो, ये मिलेगी अवेलेबल टू इंडिविजुअल वेदर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, प्रोवाइडेड, शर्त ये है उसको 80EE में नहीं मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स यार 80EE में नहीं मिलनी चाहिए। 80EE में मिल रही तो यहां कैसे मिलेगी? नेचुरली बात है 80EE में चाहिए। बंदा है देखो, इसने बैंक से लोन लिया है मकान के लिए, और यह हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया है, एनबीएफसी नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है, यह हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया, एनबीएफसी नहीं आएगा। और अगर ये लोन पर इंटरेस्ट पे करेगा तो 1.5 लाख रुपए तक की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। और 1.5 लाख का मतलब समझते हो आप? उस 2 लाख के ऊपर, उस 2 लाख के ऊपर 3.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाएगी भाई आपको, 3.5 लाख तक की ब्याज की। सुनो, सपोज इंटरेस्ट 240 है, 24B में कितना मिलेगा? 2 लाख। और 80EE में कितना मिल जाएगा? 40,000। बोलो भाई क्लियर और नॉट क्लियर? अब सुनो, लोन सैंक्शन कहां से कहां होना चाहिए? अप्रैल 19 से लेकर मार्च 22। हाँ, EE के लिए वहां क्या था? 16-17, अप्रैल 16 से मार्च 17 के बीच में था, यहां 19 से 22। आप बोलोगे सर आज तो 23 चल गया, 24 चल गया, अब कोई ले रहा होगा तो नहीं मिलेगी डिडक्शन, है ही नहीं नया, इन्होंने इसको एक्सटेंड ही नहीं किया, 22 तक ही लास्ट रखा है। समझ में आ रहा पॉइंट? आगे देखो, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए? वहां कितनी थी? 35। वहां लिखा था लोन, सॉरी, वहां लिखा था लोन 35 से ऊपर होना चाहिए और प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। याद है? यहां पे लिखा प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन फर्क है, वहां मार्केट वैल्यू थी 50 लाख, यहां एसडीवी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। समझ में आ रहा पॉइंट? वहां अगर आप 80EE में हो तो मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और यहां लिखा अगर आप 80EE में हो तो आपके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सुनो सुनो, एसएससी का अपना घर नहीं होना चाहिए, वो तो है ही है, वो तो है ही है। आगे समझ, बोलो भाई। तो 80EE है, सॉरी 80EE है और 80EE है। अब आ गया 80EE भी एक और, ये मकान का नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। बताओ आज जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का चल रहा है नहीं चल रहा? ईवी गाड़ियां आती है, रिक्शा भी आती है, उसकी भी मिलेगी क्योंकि उसमें मोटर लगी तो लगी। इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिखा है मोटर वाली, तो ईवी, आजकल ईवी गाड़ी चल रही है, लोग बड़े मतलब ईवी में इंटरेस्टेड है, बिकॉज उसमें वो जो पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ता, सीधा भाई काम डायरेक्ट चल जाता है, घर से चार्ज वार्ज कर लो उसको, है ना। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, सरकार आपके साथ है, क्योंकि आपने पोल्यूशन रोकना ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूरी है। देश के अंदर पोल्यूशन दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा है। सुनो सुनो, अवेलेबल टू बोलो इंडिविजुअल वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ये बंदा है, ये लोन ले रहा है, ये बैंक से भी ले सकता है, एनबीएफसी से भी ले सकता है। पता वो हाउस वाला एनबीएफसी नहीं था उसके अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एनबीएफसी से भी ले सकते हो। सुनते जाओ यार, लोन लिया आपने किस पर्पज के लिए बोलो? अब आप इंटरेस्ट पे करोगे, 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट की हर साल के इंटरेस्ट की कितनी मिलेगी? 1.5 लाख की। यानी कि यार कोई बंदा अगर मान लो मोटा मोटा 20 लाख का व्हीकल ले ले, तो उस पर जो ब्याज आएगा ना पूरे साल का, जो उसकी किस्तें बनेंगी, 1.5 लाख ही आएगा बड़ी मुश्किल से ब्याज पर ईयर। अगर वो 5-7 साल का लोन बनवाएगा, अंदाजा एक आइडिया बता रहा हूं, 1.5 लाख तक का इंटरेस्ट अलाउड है। 1.5 लाख तक के इंटरेस्ट की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। अब सुनो 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 सुनो, पहली कंडीशन, ये लोन सैंक्शन कहां होना चाहिए? 19 से 23। सुनो, मकान पहले 16-17 था, EE में 16-17 था, EE में 19 से 22 था, और व्हीकल 19 से 23 है। क्या बड़ी बात है यार। नंबर 2, वेयर डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80EEB, आपको किसी और सेक्शन में नहीं मिलेगी। आप बोलोगे सर और में मिलेगी कैसे? एक बात तो मेरा बिजनेस है और मैंने अपने बिजनेस के लिए कार खरीदी है, क्या ब्लॉक में नहीं जाएगी? उसका रेपरेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना उधर, और उधर इंटरेस्ट भी मिलेगा डिडक्शन। सेक्शन 36 याद करो, पीजीबीपी के चैप्टर में सेक्शन 36 था ना। अगर कोई आपने इंटरेस्ट पे किया है लोन के ऊपर और उससे एसेट खरीद दिया, और आप बिजनेस के लिए यूज करते हो, 36 में अगर आपको 36 में मिलेगी, फिर इधर नहीं मिलेगी, और अगर इधर मिलेगी तो उधर नहीं मिलेगी। तो बताओ 80EEB में ले लेना, वहां रहने देना। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर? आगे समझ आता? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 80JJAA, 2 डिडक्शन बची टोटल गिनती की, बस मेरे पास 2 डिडक्शन बची है, एक 80JJAA और एक बची है 80CCD। ठीक है, 2 सेक्शन ओवर, चैप्टर इज ओवर। डिडक्शन का चैप्टर खत्म, इतना बड़ा चैप्टर था हमने खत्म कर लिया, लेकिन 2 डिडक्शन पेंडिंग है, 80JJAA। आप क्या चाहते हो, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़े या घटे? लोगों को नौकरियां मिले या ना मिले? लोग नौकरी पर रखें या ना रखें? तो फिर 2 एम्प्लॉयर को कोई मोटिवेशन,
अरे सुनो ना, अगर आप चाहते हो कि सरकार जो देश के लोग हैं वो एम्प्लॉय को रखें, तो आपको लगता है हमें लोगों को मोटिवेशन देना चाहिए एम्प्लॉय रखने के लिए? सुनो 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 सुनो, अगर मान लो मैं एक एम्प्लॉयर हूं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, एक एम्प्लॉयर है, इसके पास इसने एक एम्प्लॉय रखा है, आप बताओ वो एम्प्लॉय क्या देगा? सैलरी। मान लो उसकी पूरे साल की सैलरी, पूरे साल की जो सैलरी है वो मान लो 12 लाख रुपए है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, या 12 लाख नहीं बनूंगा मैं, एक बार मान लो 2 लाख रुपए है, बोलो कितनी है? 2 लाख है। तो एम्प्लॉय क्यों रख रहा है? बिजनेस के लिए। तो आपको पता ना इसकी सैलरी की डिडक्शन उसे पीजीपी चैप्टर में मिल जाएगी। सरकार कहती है कि अगर ये नया एम्प्लॉय है, बोलो कौन सा एम्प्लॉय है? अगर ये नया एम्प्लॉय है तो तू पीजीपी में 2 लाख की डिडक्शन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ले ले। प्लस इसके 1/3 और 1/3 3 सालों में, फर्स्ट ईयर में इसके 1/3, सेकंड ईयर में 1/3 और थर्ड ईयर में 1/3 की हम भी दे देंगे डिडक्शन। समझ गए? 3 सालों में 1/3 यार ऐसे मान लो 1,80,000 है, 1,80,000, तो 1,80 तो मिल जाएगी पीजीपी में पहले साल, और इधर 60,000 यहां मिल जाएगी, 60,000 यहां मिल जाएगी, 60,000 यहां मिल जाएगी, नहीं सॉरी 54,000 1/3 नहीं है, 30% नहीं समझ आया? रिमूव करता हूं, कचरा सा हो गया यहां पे। एक एम्प्लॉयर है, उसने क्या रखा? एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? 1,80,000। भैया इसको पीजीबीपी के चैप्टर में 1,80,000 क्या मिल जाएगी? अरे सुनो यार, डिडक्शन मिल जाएगी। सरकार कहती है अगर ये नया एम्प्लॉय है, अगर ये नया एम्प्लॉय तो हम भी तेरे को डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80JJAA के अंदर। कितनी? इस 1,80,000 को 3 सालों में डिडक्शन देंगे। पहले साल 30%, दूसरे साल 30%, तीसरे साल 30%, मतलब 90%। 1,80,000 का 30% 54,000 ऐसे डिडक्शन देंगे। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? तो बताओ एम्प्लॉयर को फायदा हो गया नहीं हो गया? 1,80 तो मिल गया, प्लस 54 फ्री में मिल गया। लेकिन ये हर साल मिलेगा, हमेशा मिल रहा है नए एम्प्लॉय के लिए। नए एम्प्लॉय के लिए उस नए एम्प्लॉय का मतलब क्या मैं समझाऊंगा। चलो इधर देखो, अवेलेबल टू हुम, बताओ डिडक्शन किसको मिलेगी? एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयर को? एम्प्लॉयर को मिलेगी, लेकिन एक ऐसे एम्प्लॉयर को मिलेगी जिसका बिजनेस इनकम है। अरे सुनो, जिसका कौन सी इनकम है? और यहां सिर्फ बिजनेस है, नॉट प्रोफेशन भी नहीं आएगा। एक एम्प्लॉयर जिसकी कौन सी इनकम है, और वो वाला बिजनेस जो कवर है अंडर सेक्शन 44AB में, यानी कि जिसको ऑडिट करवाने होते हैं। बोलो क्या करवाना होता है? ऑडिट, उसी को मिलेगी। आ रहा है समझिए? एक एम्प्लॉयर है, नंबर 1 एम्प्लॉयर क्या करता है? बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस, बड़ा ऑडिट करवाता है। और अगर वो एम्प्लॉय करता है न्यू एम्प्लॉय अपने बिजनेस में, तो यस सर उसे डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी सर? 30% मिलेगी। बोलो कितनी मिलेगी? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, जितने नए रखे हैं उनकी सैलरी। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब सैलरी, जितने नए रखे हैं, एडिशनल मतलब एडिशनल एम्प्लॉय, जितने नए रखे हैं उनकी सैलरी की। लेकिन कितने साल तक मिलेगी? 3 साल तक, इंक्लूडिंग वो वाला साल जिसमें आपने उसको एम्प्लॉयमेंट दी है, उसमें भी, और 2 आगे। बोलो प्रीवियस ईयर में आपने एम्प्लॉय रखा, इसका असेसमेंट ही रहेगा। एक तो डिडक्शन आपको उसी असेसमेंट में मिल जाएगी, एक अगले में, और एक 100% भी मिलेगी। वो तो कौन से चैप्टर में मिलती है? अलग से पीजीबी में। और ये कौन सा मिलेगी? 80JJAA। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? फिर 80JJAA, फिर 80JJAA। बताओ आगे समझिए? सुनो एग्जांपल, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर 23-24। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी बंदे का बिजनेस का पहला साल है, आप बताओ सारे एम्प्लॉय नए होंगे या नहीं होंगे? किसी बंदे का बिजनेस का पहला साल है, सारे एम्प्लॉय नए होंगे? बोलो यार, सबकी जो सैलरी बनेगी ना उसका डिडक्शन मिलेगा, और प्लस उन सबके 30% भी मिलेगा, क्योंकि सारे नए हैं ना। लेकिन मान लो किसी का पुराना बिजनेस है, फिर क्या हुआ? फिर जितने नए रखेगा। अब सुन ना, 100 एम्प्लॉय थे बंदे के पास, इसने 20 नए रखे, 10 हटा दिए, 10 रिमूव कर दिए। बताओ कितने बन गए? बता दो यार, नए कितने रखे हैं? 10 मानेंगे, डिफरेंस देखेंगे, नए कितने बने? 10। इनकी जो सैलरी बनेगी ना उसका 1/3 मिलेगा, मतलब 30 मिलेगा। तो बताओ नए का मतलब हमेशा नए हैं, या आप कंपेयर करोगे पिछले साल के एंड से और इस साल के एंड से? कंपेयर करेंगे, मार्च को कंपेयर करेंगे, पिछले साल मार्च में कितने थे, इस साल मार्च में कितने हैं। समझ रहे हो?
बताओ, प्रीवियस ईयर 23-24 नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट बोलेंगे, नए एम्प्लॉय को क्या बोलेंगे, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है मान लो, तो बताओ डिडक्शन कितनी मिलेगी, 23-24 प्रीवियस ईयर है, पहले 24-25 में इसका 30%, 6 लाख, 25-26 में भी 30% और 26-27 में भी 30%। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? अरे ठीक है। एसएससी, अगर सेक्शन 44A नॉट अप्लाई, छोटा सा एसएससी है, ऑडिट नहीं करवाने के लायबल, 80JJAA मिलेगा? नहीं मिलेगा। 80JJAA कभी मिलेगा जब वो बड़ा एसएससी है और वो ऑडिट करवाने के लिए क्या है, लायबल है। आ रहा समझे? सेक्शन 44A अप्लाई होगा तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। अरे यार, ऑडिट करवाने के लिए एलिजिबल होगा तो मिलेगा, ऑडिट करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है तो नहीं मिलेगा। बोलो 44A, अच्छा भूले तो 44A ऑडिट, क्या लिखा है, ऑडिट। आगे सुनो, एसएससी है, प्रोफेशन कर रहा है, नहीं मिलेगी। ये वाला डिडक्शन सिर्फ बिजनेस को मिलेगा, प्रोफेशन को नहीं मिलेगा, चाहे भले ही आपका ऑडिट की लिमिट क्रॉस हो रही हो, समझ आया? तो ये सिर्फ बिजनेस के लिए मिलेगा। अब सुनो डिडक्शन कितनी मिलेगी, आपको पता ही है कितनी मिलेगी, 3 साल मिलेगी, 30 मिलेगी, बताओ ना, 30% मिलेगी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। यहां एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का जो मतलब है ना वो वही है कि नए एम्प्लॉय, हेलो हैं, हेलो, हाँ, नहीं अभी करता हूं कॉल। सुनो, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर 3 असेसमेंट ईयर। अब सुनो यार, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है यार, मैं तो सीधा बोलूंगा नए एम्प्लॉय की सैलरी। बोलो भाई, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है, नए एम्प्लॉय की सैलरी, टोटल अमोल्यूमेंट पेड और पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, देखो नया बिजनेस है तो सारे एम्प्लॉय कौन से मानने जाएंगे, नए। और मान लो पहले से चला रहा तो जो नए रखेंगे। सुनो, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है, पहले से चला रहा है, तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो है ना वो नील हो जाएगी। अगर कोई इंक्रीज इन द नंबर नहीं होता एम्प्लॉय का फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयड एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रोसीडिंग ईयर। पिछला साल 22-23 था, पिछला कौन सा था, 22-23 का आखिरी दिन 31 मार्च 23, उस दिन 100 एम्प्लॉयज है। आज 31 मार्च 24, आज भी 100 एम्प्लॉय है, और हमने बीच में बहुत सारे हटाए भी है, लगाए भी है, तो भी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय पिछले साल के आखिरी दिन में और आज के आखिरी दिन में क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है यार? पता है ऐसे क्यों किया इन्होंने, इसका लॉजिक समझते हो? वरना एक एम्प्लॉय पता क्या करेगा, मान लो एक एम्प्लॉय क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय को 2 दिन के लिए सारे हटा देगा और सारे को दोबारा रिक्रूट कर देगा, बोलेगा देखो ये मेरे सारे नए एम्प्लॉय है, नंबर उतरे रहेंगे, हटा के लगाएगा तो बोलेगा सारे नए लगाए हैं, तो ऐसे नहीं मानेंगे। हम कैसे नहीं मानेंगे, जब नंबर इंक्रीज हो, पिछले साल 100 थे, इस साल 120 है, तो मानेंगे। देखो, मार्च 23 में कितने एम्प्लॉय थे और मार्च 24 में कितने हैं, तो कितने एम्प्लॉय इंक्रीज हुआ, तो 20 एम्प्लॉय नए माने जाएंगे। अब आप ऐसे कह सकते हो कि आपने 20 नए ज्वाइन किए, -10 किए, फिर 20 नए ज्वाइन किए, -10 किए, ऐसे हुआ, तो 20 और 20 40 मत गिनो भाई, 100 + 20 120, फिर 110, फिर 130, फिर 120, फाइनली कितने हैं, 120। 100 और 120 का डिफरेंस कितना है, 20, तो नए एम्प्लॉय 20 माने जाएंगे। आगे समझ? एमोल्यूमेंट आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप एम्प्लॉय की सैलरी, किसका, सैलरी अगर आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की है, सुनो ना, अरे सैलरी की तो डिडक्शन मिल रही है। अगर आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की है अदर देन कैश, नहीं, वो अकाउंट में चेक से करोगे तो मिलेगी, अकाउंट में बैंक ड्राफ्ट से या ईसीएस से या अदर मोड से। वो याद है वो पीजी में 4 मोड थे, ये वही वाले 4 मोड है। अगर आप कैश में पे करोगे ना एम्प्लॉय को तो नहीं मिलेगी डिडक्शन आपको 80JJAA वाली, वो तभी मिलेगी जब आप अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या ईसीएस या अदर मोड ऑफ पेमेंट से करोगे तो ही मिलेगी। आगे समझ? इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू, बताओ अगर पहला साल बिजनेस का क्या करोगे आप, सारे न्यू एमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरी जो भी आपने पेड या पेबल किया एम्प्लॉय को, वो सारे के सारी ना नए ही एम्प्लॉय को मानी जाएगी और आपको उसकी क्या मिल जाएगी, 80JJAA में डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ हाँ, अगले साल का जो आएगा, अगले साल का लास्ट डेट, उस पे वापस दिख रहे हैं 100, पहले 10 थे 100, डायरेक्ट 90 में आएंगे। हाँ 90 माने जाएंगे। हम तो बस मैं समझ गया, टेंशन मत ले, हम सिर्फ लास्ट डे से लास्ट डे कंपेयर करेंगे, दैट्स इट। तो बीच में 2 दिन के लिए हटा, ना हम कुछ नहीं देखेंगे, लास्ट डे से लास्ट डे। इधर देखो, इधर अब ये
आखिरी पॉइंट, एडिशनल इंप्लॉय किसे कहते हैं, नया इंप्लॉय किसे कहते हैं। मैं थोड़ा पॉइंट सुन लेना, नया इंप्लॉय किसे कहते हैं। नया इंप्लॉय का मतलब क्या है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उसमें कौन कौन नया आएगा ये आपको पढ़ना है। यार एक बात हो, नया इंप्लॉय कौन होता है, जो नया ज्वाइंड है और जिसकी वजह से नंबर भी इंक्रीज हुआ है। अच्छा, खाली नया ज्वाइन है वो आएगा जिसकी वजह से नंबर भी इंक्रीज हुआ है, 100 के 120 हुए है ना, वही आएगा ना। अब सुनो कौन कौन नहीं आएगा ये पढ़ लो यार, कौन कौन नहीं है। ऐसा बंदा जिसकी सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा है, अगर आपके पास कोई इंप्लॉई और उसकी सैलरी 25,000 से क्या है, तो उसे हम 80JJAA नहीं देंगे, उसके लिए हम 80JJAA नहीं देंगे। तो 80JJAA किसके लिए देंगे, 25 से कम वाला हो या 25 हो। नंबर 2, ऐसा इंप्लॉई जिसने 150 डे, जिसने 240 डे से कम काम किया है। साल में कितने दिन के लिए काम किया है, 240 दिन से कम काम किया है। आ रहा समझे। ऐसा इंप्लॉई जिसने 240 डेज से कम काम किया है, उसकी फिर आपको नहीं मिलेगी। ऐसे तो आप 2 दिन के लिए इंप्लॉय रखोगे और ले लोगे इसकी सैलरी की डिडक्शन, समझ रहे हो, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। 240 दिन से कम काम किया है, और अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल है, कपड़ों का है या फुटवियर का है, तो वो 240 दिन कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, 150 डेज में। तीसरा केस, ऐसा इंप्लॉय जो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करता। जल्दी बोलो कौन कौन से इंप्लॉय की डिडक्शन नहीं मिलेगी। 25,000 से ज्यादा सैलरी जिसकी है, जिसका काम पूरे साल में 240 दिन से कम है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एप्रल और लेदर प्रोडक्ट के अंदर, फुटवियर के अंदर 150 दिन है, या जो पार्टिसिपेट नहीं करता। अब मेरे छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना। साल है 23-24, आपने इंप्लॉय रखा साल के आखिरी महीने, क्या वो 240 दिन काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन अगले साल अगर वो कंटिन्यू रहता है, तो अगले साल 240 दिन हो जाएंगे, नहीं होंगे, तो उसकी डिडक्शन अगले साल मिल जाएगी। कोई बात नहीं, इस साल नहीं मिलेगी, लेकिन आपको अगले साल मिल जाएगी, क्योंकि 240 दिन वाली कंडीशन जो है वो वैलिड है। लेकिन कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉय लेट ज्वाइन करता है, 240 हो ही नहीं सकते। तो अगर वो कंटिन्यू रहेगा और नेक्स्ट ईयर 240 डेज पूरे कर लेगा, नए 240, उसके पुराने नहीं गिनेंगे, नए 240 कन्वर्ट कर लेगा, तो वहां से मिलनी शुरू हो जाएगी। देखो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर 23-24 में नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया जनवरी 24 में, आप बताओ क्या ये 240 कवर कर पाएगा, नो, तो उसने लेस देन 240 किया, उसको रिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये इंप्लॉय 24-25 में कंटिन्यू करता है और मोर देन 240 डेज काम करता है, तो उसे 80JJAA में मिल जाएगी डिडक्शन अगले प्रीवियस ईयर 24-25 से। बताओ भाई क्लियर हुआ है नहीं हुआ, खत्म हो गया जी। बस ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो फालतू का, लो खत्म। 80JJAA इज ओवर, 80JJAA इज ओवर। अब एक लास्ट सेक्शन बचा है, दैट इज 80CCD। नाउ द लास्ट सेक्शन, नहीं एक और सेक्शन है 80CCH, वो नया आया है 80CCH। तो 80JJAA सॉरी 80CCD बचा है, और कौन सा बोला मैंने, 80CCH, ये बिल्कुल लेटेस्ट नया आया अमेंडमेंट, इसमें एक सेक्शन नया आया है बेसिकली 80CCH, अग्निवीर, अग्निवीर के नाम से, अग्निवीर के नाम से आया है, वो बताऊंगा क्या होता है। और 80CCD सेक्शन है एक। तो एक काम करते हैं, इन 2 सेक्शन को पेंडिंग कर देते हैं, ठीक है ना। हो गया डिडक्शन पूरा यार, ये 2 सेक्शन तो बचे हैं मेरे ख्याल में, शायद हद मार के 40 मिनट का बचा है, हद मार के। नहीं 80CCD में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 10, हाँ हाँ 50, बिल्कुल 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 हम करेंगे 80CCD और 80CCH। तो हमारा डिडक्शन का चैप्टर जो है ना फाइनलाइज हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा भाई मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इसको इतने करते हैं। हाँ जी, तो आज ना हमारी 2 डिडक्शन बची है, एक हमारी बची है 80CCD और एक हमारा बचा है 80CCH। और जो 80CCH है ना, वो तो आपके सिलेबस में नया है, जून 2024 एग्जाम से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, आगे भी चलेगा, मतलब अभी जून 24 के लिए स्टार्ट हुआ है। तो दोनों डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करने के बाद मैं बोलूंगा अपना डिडक्शन का चैप्टर ओवर, ठीक है। सुनो 80CCD में क्या है कि अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो, बोलो क्या करते हो, किस में करते हो कंट्रीब्यूट, पता आपको, नाम है एनपीएस। इसके 2 नाम है, कई लोग इसे न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, कोई बात नहीं, बोल लो न्यू पेंशन स्कीम। कई लोग इसे नेशनल पेंशन स्कीम भी कहते हैं, वो भी एक ही बात है, वो भी एक ही बात है, नेशनल पेंशन स्कीम भी इसी में आएगा। तो अगर आपने कंट्रीब्यूट किया एनपीएस में, और इसकी एक एग्जांपल है अटल, इसकी थी अटल, हाँ अटल योजना स्कीम, अटल योजना स्कीम, एपी अटल वाजपेयी योजना स्कीम, या अटल जो भी था, अटल पेंशन योजना स्कीम, एपीवाईएस। तो अटल पेंशन योजना स्कीम था या एवाईएस बोल लो, एक ही बात है। ये ऐसी स्कीम आई भी थी जिसको एनपीएस के नाम से जाना गया था, ठीक है। इधर सुनो सुनो यार, सुनो सुनो, ये एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा ना, ये बंदा जो कंट्रीब्यूट करेगा, ये बंदा एम्प्लॉय भी हो सकता है,
और ये बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। बोलो कौन कौन हो सकता है? एम्प्लॉय भी हो सकता है और सेल्फ एम्प्लॉयड। ये डिडक्शन दोनों को मिलेगी, एम्प्लॉय की कैटेगरी के लोगों को मिलेगी और सेल्फ एम्प्लॉयड वालों को भी मिलेगी। ठीक है, मैं करूंगा अगर कोई कंट्रीब्यूशन तो मुझे भी मिलेगी, और कोई एम्प्लॉय करेगा तो उसको भी मिलेगी। ठीक है, डिडक्शन सुनो, इधर देखो, इधर। तो अगर कोई एम्प्लॉय या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस के अंदर, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर, तो फिर उसे डिडक्शन मिलती है 80cc-D के अंदर। ठीक है, अब यहां पर कंट्रीब्यूट करने वाले दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए, एक हो गया एम्प्लॉय और दूसरा हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। बोलो भाई, मैं दोनों को वन बाय वन कराता हूं। एक काम करता हूं, पहले मैं सैलरी वाले के ले लूं, जो एम्प्लॉय होता है वो कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे होगा सुनो। मान लो मैं लिखता हूं फॉर सैलरीड पर्सन या फॉर एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा? ठीक है ना, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा? देखो इसके लिए एक सेक्शन है 80cc-D1। बोलो कौन सेक्शन है? 80cc-D1। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो। ठीक है सर, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड करेगा तो उसके लिए भी 80cc-D1 है। अभी दोनों के लिए सेम ही तो है, कंट्रीब्यूशन तो सेम ही है, पर मैं पहले एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं। देखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो आपको पता है डिडक्शन मिलती है 80cc-D में। क्या आप जानते हैं 80cc-D की जो डिडक्शन होती है वो ग्रोस टोटल इनकम में से मिलती है? ऑफ कोर्स यार, 80C to 80U की सारी डिडक्शन ही ग्रोस टोटल इनकम में मिलती है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो क्वेश्चन के अंदर? वो तो आपको आता ही है सर। अब ये तो मैं क्या सिखाऊं, यहां से आपको माइनस करने को मिल जाएगा 80cc-D। बोलो कितना? 1। बस क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि कितनी डिडक्शन मिलेगी। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि डिडक्शन कितनी मिलेगी। सुनो, आपको बाई डिडक्शन मिलेगी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन की। बोलो कितनी मिलेगी? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या फिर 10% ऑफ सैलरी की। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या फिर बोलो फटाफट 10% ऑफ सैलरी की, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। अब मान लो, अब क्वेश्चन ये आएगा सर, इस क्वेश्चन में जो सैलरी आपने लिखा है इसका मतलब क्या है, सैलरी का मीनिंग क्या है, एमओएस क्या है? तो यहां पर इसमें सिर्फ आपको बेसिक लेना है और डीए लेना है, और वो भी वो वाला जितना रिटायरमेंट पर्पस के लिए है, यानी कि इफ एंटर दैट्स इट, कमीशन वमीशन नहीं लेना। अब मान लो किसी इंप्लॉय की सैलरी, मान लो किसी इंप्लॉय की सैलरी 1 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है। 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। इंप्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया 80,000, तो कितनी मिलेगी? 80। मान लो सैलरी है 10 लाख और इंप्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया 1,20, तो 1 लाख मिलेगी। 1 लाख मिलेगी, सिंपल ना भाई। तो बताओ 80cc-D1 किसको मिलता है पहले बोलो? एम्प्लॉय को। कितना डिडक्शन मिलेगा? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जितना वो करेगा या फिर 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। अच्छा सुनो, आप लोगों ने सैलरी पढ़ा है, आपने क्या बात नोटिस की है, जहां एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है कभी कभी। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा ना तो आपको डिडक्शन मिलेगी 80cc-D2 में। बोलो कहां मिलेगी? 80cc-D2 में। तो बोलो सबसे पहले आपने डिडक्शन कहां ले ली? 80cc-D1 में। ये कौन सा कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का या आपका? एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन। लेकिन अब कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा तो डिडक्शन आपको उसकी भी मिलेगी। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा तो डिडक्शन उसकी भी मिलेगी। हेलो 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 भाई, यहाँ पे कार बार है, ये बटन है इसका, ये वाला। हेलो 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 हेलो, ये क्या है? हेलो 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 हेलो। हाँ जी, तो अब देखो, इधर देखो भाई, इधर बातें नहीं, फोन नहीं। अब मेरी बात सुनो, अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करे डिडक्शन की सेक्शन मिलेगी 80cc-D में, कितनी मिलेगी वो सुन लो। जीटीए तो आप निकाल लोगे, आपका जीटीए ये है, लेकिन डिडक्शन इंप्लॉयर वाले की मिल रही है, सुन लो। अच्छा पहली बात, अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो इंप्लॉय की सैलरी में ऊपर ऐड होगा या नहीं होगा? होगा। आपको याद नहीं इंप्लॉय की सैलरी में ऐड होता है? अरे अगर कोई कंट्रीब्यूशन करेगा तो इंप्लॉयर की सैलरी, इंप्लॉय की इनकम होगी ना, तब तो ऊपर ऐड होगा ही होगा, लेकिन उसे क्या मिल जाएगी? एक्स्ट्रा डिडक्शन। कितनी मिलेगी वो सुनो। इंप्लॉयर का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर का बोलो फटाफट, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, और 10% ऑफ सैलरी, इंप्लॉय की सैलरी या फिर इंप्लॉयर का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, विच एवरेज बोलो फटाफट, विच एवर इज लेस। लेकिन ये जो 10% है ना, 10% ये हो जाएगा आपका 14%। अगर 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 सेंट्रल गवर्नमेंट का इंप्लॉई है बंदा या स्टेट गवर्नमेंट का इंप्लॉई है, आगे समझ। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉई हो या स्टेट गवर्नमेंट के इंप्लॉई हो तो आपका 10% कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 14% में। अदरवाइज कितना रहेगा? 10% रहेगा। आगे समझ है? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर उसमें 10 ही रहेगा फिर। हाँ जी, तो बोलो
80CCD1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, 80CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। खत्म हो गया खेल, कंट्रीब्यूशन का खेल खत्म। अब छोटे से बता रहा हूं, अभी एम्प्लॉय का बता रहा हूं, अभी एम्प्लॉय का बता रहा हूं। चलो मैं एक बार वो बताता हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, बड़े ध्यान सुनना बेटा, मजा आएगा अभी आपको। सेल्फ एम्प्लॉयड में एक बात बताओ, क्या 80CCD2 आ सकता है ही नहीं, तो ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? 80CCD1 होगा। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही बात है यार। सेल्फ एम्प्लॉयड में जब आप जीटीआई निकाल लोगे और उसमें से माइनस करोगे 80CCD1, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन तो समझ में आता है? क्या आप 10% कर सकते हो सैलरी का? सैलरी नहीं है तो कितना करना, किसका करना चाहिए? परसेंटेज ऑफ सुनो ग्रोस टोटल इनकम, परसेंटेज बोलो फटाफट। लेकिन कितनी? आप बताओ इंप्लॉय को कितना बेनिफिट मिला है? 10 खुद का परसेंटेज मिल गई, बोलो 10 इंप्लॉयर वाली मिल गई। अरे इंप्लॉयर ने भी तो कंट्रीब्यूशन किया, डिडक्शन मिला ना दोनों में, 20 हो गया ना, तो इधर डायरेक्ट 20 कर दिया। कितना कर दिया? ओह वाओ, क्लियर यार। 80CCD इज वेरी सिंपल। हाँ जी, यहां कह रहे हो? अच्छा यहां ना, हाँ हाँ हाँ, देखो कितना कंफर्टेबल जोन में समझ में आया है। वन में आएगा, वन में सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉय हो, दोनों वन में है। और एम्प्लॉयर कौन से में है? 2 में। अब मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान सुनना। एक सेक्शन है जिसका नाम है, अच्छा बताओ, 80C हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। 80CCC सुनो, एक सेक्शन होता है, बीच में बोल रहा हूं, बीच में रोक रहा हूं, काम का नहीं है, सुन लो। अगर कोई बंदा LIC के एनओटी प्लान में पैसा लगाता है, वैसे ये बात आपने 80C में भी देखी होगी, पर कोई ना, आप 80CCC में भी ले सकते हो। अगर आपने 80C में नहीं लिया तो यहां ले लो। अगर कोई बंदा LIC के एनओटी प्लान में लगाता है तो उसे 1.5 लाख या जितना वो पे करेगा, विच एवरेज लेस की रिडक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 80CCC खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बोलो। अब एक सेक्शन है 80CCE, वो पता क्या कहता है? वो कहता है सारी बातें एक तरफ, जो मैं कहने वाला हूं वो ध्यान सुन लेना। हमने क्या बोला? 80C, CCC और CCD1 तीनों में मैक्सिमम रिडक्शन आपको 1,50,000 मिलेगी। 1.5 से ऊपर तो मिल ही नहीं सकती, तीनों की मिलाकर एग्रीगेट, भाई एग्रीगेट, तीनों का एग्रीगेट कितने से मिल सकता है? मैक्सिमम 1.5 लाख। अब सुनो मेरी बात, मैंने कहा जी समझे नहीं हम, आप समझाओगे तो पता लगेगा। सपोज करो आपने 80C के अंदर 90,000 कंट्रीब्यूट किया, 80CCC के अंदर आपने 20,000 कंट्रीब्यूट किया, और 80CCD1 के अंदर, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो और चाहे एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए सेम बोल रहा हूं, आपने कंट्रीब्यूट किया है, कितना किया बाद में देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम रिडक्शन कितनी मिलेगी? 1.5 लाख। सपोज करो बंदे का जो कंट्रीब्यूट है ना, वो है जी 1,20,000। क्या वो 80CCD1 में 1B का बेनिफिट ले पाएगा? 1,20 का 80CCD1 में कंट्रीब्यूट किया, 90 और 10, 10, मैक्सिमम कितना ले पाएगा? 40 ले पाएगा ना। कितने खराब हो गए बेचारे के? 80। दैट्स इट। पहले यहां तक समझो, समझ में आया नहीं आया? तो बताओ, आपका कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन तो मिलेगा आपको, बट क्या हमेशा मिल जाएगा या मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट है? अब सुनो, एक सेक्शन बनाया गया 80CCD1B, और सुन लो यार, 80CCD, और ये कहता है कि कुछ रह गया था क्या? कुछ लेना रह गया था क्या? हमने कहा रह गया था। बोला कितना रह गया था? 80। बोला 50 तक यहां ले लो, 50 तक यहां ले लो, 50 तक यहां ले लो। तो बताओ प्रैक्टिकली उस 1,20 में 40 वहां ले गए, और मैक्सिमम 1B में कितनी मिल जाएगी? 50। 50 से ऊपर नहीं मिलेगी, 50 से ऊपर नहीं मिलेगी, बस बाकी 30 वेस्ट हो गए आपके। 40 ले गए, 50 ले गए, 90, 30 वेस्ट हो गए। अब बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोल नहीं रहे तुम लोग, पक्का? देखो 80CCD1 के लिए, 2 के लिए नहीं, एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, पेपर में लिखा है कि असेसी ऑलरेडी 80CCC में 1.5 लाख क्लेम कर चुका है, ठीक है? क्या उसे 80CCD1 का कुछ भी मिलेगा? नहीं लाएगा ना, क्योंकि 1.5 लाख तो मैक्सिमम है।
जब वो ले ही गया तो बात ही खत्म हो गई। समझ आया पॉइंट? आगे समझ में? और सुनो, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सुनो यार, सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप बताओ, सेल्फ एम्प्लॉयड ने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन की है 140, डन। और उसको जो 20% ऑफ जीटीआई बनता है वो बनता है 1 लाख। बताओ डिडक्शन कितनी मिलेगी उसे? 1 लाख मिलेगी। कितनी रह गई? वो 80CCD1B में ले सकता है, ले सकता है यार। अगर 80C और CCC खाली पड़े हैं तो, मतलब वहां भरे पड़े तो बात अलग है, फिर तो उतने उसके हिसाब से मिलेगी। समझ रहे हो? मान लो 80C में 10,000 है, 80CCC में नील है। अब 80CCD में आपने कितनी क्लेम कर ली? 80CCD में आपने कितनी क्लेम कर ली? 1 में 1 लाख, तो 1/10 हो गया। बैलेंस कितना बच गया आपका? है अभी 40 पूरा बचा हुआ है यहाँ पे। नहीं नहीं, इधर तो आपने एक ही मिला ना आपको, 40 में से आपको एक ही मिली है। कितने पेंडिंग बची है? अरे व्हाट इज योर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन? व्हाट इज योर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन? 140 ना। तो 80CCD1 का मिला कितना आपको? 1 लाख। 80CCD1 का मिला कितना? यहाँ पे 1 लाख आएगा ना। मिला कितना है? 1 लाख। कंट्रीब्यूशन बचा कितना हुआ है? 40। 1B में मिल जाएगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। मान लो यहां 20,000 होता तो फिर 1B में कितना मिलता? फिर 80CCD1B में कितना मिलता? सर 20 मिलता। कितना मिलता? हालांकि उसका कंट्रीब्यूशन 140 था, 1 लाख तो यहां ले गया। बोलो बैलेंस कितना रहेगा? 40। पर भाई 40 मिले कैसे? टोटल तो 150 ही मिलना है ना, टोटल तो 150 ही मिलना है। और इधर 10 20 पहले ले चुका 30, और एक ये एक 30, बचा कितना? 20। तो 1B में 20 तो मिलेगा। आया नहीं आया? समझे नहीं आया? दोबारा कर लो। बताओ, सेल्फ एम्प्लॉयड, व्हाट इज एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन? चेंज करो फिगर, 70,000। 20% ऑफ जीटीआई आता है 50,000। बताओ कितनी डिडक्शन मिलेगी? कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 70। मिल कितनी गई? तो आपका 80CCD1 तो फुल हो गया 50 में। आपको मैक्सिमम कितनी मिलनी है? 1.5 ना। मैक्सिमम कितनी मिलनी है? 1.5 लाख। 80CCD सॉरी 80C और 80CCC, ठीक है। अब आप मेरी बात याद रखना, इस 1.5 लाख के अलावा मिलती है 1B। इस 1.5 लाख के नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बात सुनो, 1.5 लाख तक की लिमिट है। 1B उसी 1.5 लाख में कवर है या एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा। 1B क्या है? एक्स्ट्रा। मान लो आपने यहां पर ऑलरेडी 1 लाख ले रखा है, यहां नहीं ले, बताओ पूरा 1.5 लाख हो गया नहीं हो गया? हो गया। कंट्रीब्यूशन कितना तुम्हारा? 70। अभी तुम कितना ले पाए हो? 50। नहीं नहीं, CCD1 में कितना? 50। क्या और लेने की चॉइस है? 20 है, पर क्या जगह है? नहीं। तो आप 80CCD1B में ले सकते हो। 1B में ले सकते हो। कितना? 20,000। आगे समझ? बोलो भाई, 1B में आगे समझ। ये एक्चुअल है। आगे समझ। थोड़ा सा यहां पे हमसे मिस्टेक हो गया, ये वाला केस काट दो आप, ठीक है? ये वाला केस काट दो आप। अब दोबारा सीखो। 80C में आप ऑलरेडी कितना ले चुके हो? 10। यहां पे कितना ले चुके हो? 1.30 हो गया। बोलो 80CCD1 में कितना मिल रहा है तुम्हें? 1। वहां तो 1 ही मिलेगा, उससे ऊपर थोड़ा मिल जाएगा, वो तो लिमिट है, 1 ही मिलेगा। तो बाकी जो 40 है वो आपको कहां मिल पाएगा? 80CCD1B में मिल पाएगा 40,000। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? यस। चलो जी। हाँ, कुल मिला के 2 लाख ले सकता है मैक्सिमम। 1B अलग है। ठीक है। अब हमारा नया सेक्शन कौन सा? बोलो फटाफट। 80CCH, और ये सेक्शन है नया, ठीक है? लिखो हेडिंग, ये लिखना पड़ेगा। एक सेक्शन लिख लो, बस एक सेक्शन लिख लो। सेक्शन का नाम है कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ
स्कीम, contribution to Agnipath scheme, गवर्नमेंट ने ना एक स्कीम निकाली है, जवानों तैयार हो जाओ अग्निवीर बनने के लिए। अगर आप इस स्कीम का हिस्सा बनेंगे ना, आपको जॉब दी जाएगी और आपको अग्निवीर बना दिया जाएगा। हाँ, 4 साल के लिए होती है, जो फिर रिटायरमेंट हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, अग्निपथ स्कीम का नाम है, जो बनेंगे उन्हें हम अग्निवीर बोलेंगे। हाँ, 4 साल रिटायर, फिर ऐश करो। हाँ 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 हाँ, तो जल्दी बोलो, जितने भी हमारे देश के जवान हैं रेडी हो जाओ, क्या बनने के लिए? अग्निवीर। और फिर आपको अग्निपथ स्कीम में हो जाएगा 4 साल की। कोई 4 साल वाली बात हमारी नॉलेज के लिए है, पेपर के लिए नहीं है। वो तो ऐसे जॉब की ड्यूरेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। एग्जाम से क्या मतलब, कंसेप्ट से क्या मतलब? सुनो, एलिजिबल असेसी कौन करेगा कंट्रीब्यूट? एलिजिबल असेसी सुनते जाओ, ठीक है। इंडिविजुअल, ये रिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी। बताओ अग्निवीर कौन बनेगा? एचओ थोड़ी बन जाएगी, पूरी फैमिली थोड़ी बन जाएगी अग्निवीर, कंपनी थोड़ी बन जाएगी अग्निवीर। एज लिमिट का वो होती होगी, मेरे को नहीं पता, अपने टैक्स पर्पज के लिए एज लिमिट से कोई मतलब नहीं है। इंडिविजुअल enrolled in Agnipath, individual enrolled in Agnipath scheme subscribing to Agniveer Corpus Fund, Agniveer Corpus Fund on or आफ्टर 1 नवंबर 2022। ठीक है, तो आपको अग्निवीर कॉर्पस फंड में पैसा डिपॉजिट करना है। अरे यार, आप एम्प्लॉय हो ना, सुनो ना, ये कौन होगा? आपको क्या लगता है, ये एम्प्लॉय होगा या अदर देन एम्प्लॉय होगा? एम्प्लॉय तो होगा। बताओ, उसके पैसे काट लेंगे हम लोग, किस नाम के? भाई तेरे पैसों से हमने, तेरे पैसे किस में लगाए हमने? अग्निवीर कॉर्पस फंड में। अरे जैसे प्रोविडेंट फंड में लगाते, वैसे हमने उसके पैसे काट के किस में लगा दिए? अग्निवीर कॉर्पस फंड में। सेक्शन, सुनो सुनो, है कॉर्पस, सुनो सुनो यार, सुनो सुनो, सेक्शन 80CC(H)(1). अरे सुनो, 100% उसे 80CC(H)(1) में डिडक्शन मिलेगी। 100% ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निपथ कॉर्पस फंड। कभी अग्निवीर कॉर्पस फंड लिख देते, कभी अग्निपथ, एक ही बात है। कॉन्ट्रीब्यूट टू अग्निवीर लिख लो आप, अग्निवीर कॉर्पस फंड। अच्छा एक बात बताओ, आपको याद है यार, अगर हम प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें 80C में डिडक्शन मिलती है, एम्प्लॉई को ओन कंट्रीब्यूशन की। इनको 80CC(H) में मिलती है। बोलो कहां मिलती है? मान लो एक बंदा मिस्टर एक्स है, वो एम्प्लॉई है, समझ में आ रहा है? एक बंदा मिस्टर एक्स है, वो कौन है? एम्प्लॉई है। सुनो इधर देखो, इधर एक बंदा मिस्टर एक्स और वो एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी 25,000 महीना है, उसमें से 2,000 काट लिए, उसकी बेसिक सैलरी 25 की 23 हो जाएगी, 25 रहेगी टैक्स के पर्पज के लिए, टैक्स के पर्पज के लिए 25, वो ग्रोस सैलरी में 25 लिखेंगे ना। इसका मतलब सैलरी निकालते टाइम उसका कुछ नहीं करना, बस उसे एक डिडक्शन दे देनी है, उस 2,000 की डिडक्शन दे देनी है 80CC(H)(1) के अंदर। 80CC, अरे आरपीएफ में तो ऐसे ही करते हो। अगर कोई बंदा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो क्या करते हो? ऊपर तो कुछ नहीं करते, वो तो ऑलरेडी उसकी बेसिक सैलरी के अंदर ही होता है, माइनस 80C लिख देते हो आरपीएफ का। बोलो ऐसे 80CC(H)(1) का कर देना। अब सुनो, अगला सेक्शन है सेक्शन 80CC(H)(2). अच्छा एक बात बताओ, जितने पैसे एम्प्लॉय ने लगाए हैं नॉर्मली उतने पैसे एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता होगा? बताओ भाई। तो यहां लिखा है एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, यहां पे एम्प्लॉयर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लो अगर कोई एम्प्लॉयर और भी है तो रिडक्शन नहीं मिलेगी, रिडक्शन तभी मिलेगी जब कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो मैं लिखता हूं क्या लिखा है, 100% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर
ये मैंने अग्निवीर लिखा ना, ये इसकी जगह अग्निपथ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है, बस ये नाम है सिर्फ अग्निवीर, या क्या बोलते हैं इसको, अग्निपथ। कहीं पेपर में अग्निपथ कॉर्पस फंड लिखा जाओ, टेंशन में आ जाओ। 100% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निपथ कॉर्पस फंड। तो बताओ अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो उसकी भी डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको देना है। मैं एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉयर, मैंने कंट्रीब्यूट किया, बेसिक सैलरी से लेकर जीटीए तक, बेसिक सैलरी से लेकर ग्रोथ सैलरी तक कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो ऑलरेडी बेसिक सैलरी के अंदर है। 25 सैलरी थी, मुझे 23 दी आपने, लेकिन मैंने 25 ही दिखाई है। इसका मतलब जो मैं कंट्रीब्यूट करता हूं वो ऑटोमेटिकली टैक्सेबल हो गया होता है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा में क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। कौन सेक्शन में? 80CCH 1। गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रही है 2000 रुपए, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, बताओ तो पहले वो टैक्सेबल होगा, पहले मेरी सैलरी में जुड़ेगा। अरे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में तो जुड़ता था, आरपीएफ में तो जुड़ता था, हम -12% एग्जामिशन कर दिया करते यार, -12% एग्जामिशन, यहां माइनस कुछ नहीं करना, पूरा जुड़ेगा। और लेकिन 80CCH 2 में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? उतना माइनस हो जाएगा, पूरा माफ हो जाएगा, ऊपर पूरा ऐड होगा। अब मेरे पास सुनो, एक ना सैलरी चैप्टर में एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। इसका मतलब होता है मीनिंग ऑफ सैलरी। क्या होता है बोलो फटाफट? मीनिंग ऑफ। और ये मीनिंग ऑफ सैलरी किसी पर्पज के लिए नहीं है, पूरे सैलरी चैप्टर के लिए है। इसमें एक नया पॉइंट ऐड हुआ है इसी साल, और उसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ वाला। तो जब कोई एम्प्लॉयर अग्निपथ कंट्रीब्यूशन में करेगा तो पहले वो एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। लेकिन 80CCH 2 में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितने परसेंट? 100%। 100% माइनस हो जाएगा, 100% माइनस। 10,000 माइनस करना है बस। एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूट करेगा वो ऊपर ऐड नहीं होगा, वो ऑलरेडी ऐड ही होगा, सिर्फ माइनस करना है। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो पहले ऐड होगा और फिर माइनस भी होगा। आगे समझ? नेक्स्ट लिखो, समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट लिखो, एक सेक्शन है 10-12C। 10-12C, एनी अमाउंट received by assessee, any amount received by assessee or his nominee from Agnipath fund फुल्ली एग्जेम्प्ट। याद है आरपीएफ से जो पैसा वापस मिलता है पूरा माफ होता है, आरपीएफ से रिफंड मिलता है पूरा माफ होता है। इसी तरह अग्निपथ से भी जो पैसा मिलेगा वो क्या हो जाएगा? पूरा माफ हो जाएगा, पूरा माफ हो जाएगा। एसपीएफ आरपीएफ सब माफ होते हैं, सिर्फ यूआरपीएफ वाला टैक्स होता है। ठीक है, अब एक नोट लिख लो, नोट के बाद टॉपिक कंप्लीट। हाँ बिल्कुल, सारी डिडक्शन कर लीजिए, हमारे एग्जाम के लिए है। नोट, as per Agnipath scheme, as per Agnipath scheme, %30, ये मतलब आपके एग्जाम पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो। 30% of monthly package should be contributed to Agnipath fund by assessee. Fund by assessee, and central government will also contribute matching amount. ठीक है, कोई काम नहीं कर, ये पॉइंट तुम्हारे काम का नहीं है। पेपर में तो लिखा आएगा उसने इतना कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने इतना किया। करना क्या आपने? एम्प्लॉय वाले को लेस कर देना, एम्प्लॉयर वाले को ऐड करके लेस कर देना, खत्म खेल। और पेपर में ये लिखा जाए कि फंड से पैसा रिफंड आया है तो एग्जाम्प्ट कर देना, एग्जाम्प्ट कर देना, बात खत्म।
एम्प्लॉयर वाला सिर्फ, एम्प्लॉय वाला नहीं होगा, एम्प्लॉय तो ऑलरेडी एडेड है। जब आपकी सैलरी 25,000 है, सुनो ना, जब सैलरी 25,000 है तो तुम तो चाहे कट जाए उसमें 2,000, तुम्हें 23 मिलेंगे, तुम तो देखोगे 25 ही ना। लॉटरी 70 मिलती है ना 1 लाख की, हम फिर भी कितना लिखते हैं 1 लाख, 70 का टीडीएस माइनस कर लेते हैं बाद में, है ना, ऐसे होता है। हाँ हाँ ठीक है, हमने कैलकुलेट कर दिया जीपीआई, उसके बाद हमारा आएगा डिडक्शन देनी होगी, तो उस पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इसमें 100% मिलना है, पर वो ऐड करके तो कुछ करना नहीं, उल्टा बोल रहे हो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को ऐड नहीं करना, वो पहले से ऐड होगी वो ऑलरेडी उसे दिखाना नहीं होता, कुछ नहीं, तुम ऐसे समझो, बस सिर्फ माइनस, और एम्प्लॉयर वाले को ऐड करके माइनस, दैट्स इट। हाँ जी भाई बताओ फटाफट यार, डिडक्शन चैप्टर इज क्लियर और नॉट क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल है, आपने अग्निपथ स्कीम में कंट्रीब्यूट किया, आपको 80cc/H1 में डिडक्शन मिल जाएगी। अगर एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया उतना ही, तो एम्प्लॉयर को पहले टैक्स कर देंगे उस अमाउंट को और नीचे डिडक्शन देंगे, दैट्स इट। और जो पैसा फंड से रिफंड मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, बस इतना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर पॉइंट वाला? चलो जी, इसको इतना ही करेंगे, अब हो गया कंप्लीट हमारा